पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर लेते हैं। अमन शर्मा नाम है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उसी की कुछ क्लासेस मैं वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो पहला जो लेक्चर है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। डेमो क्लास 1 के नाम से इसका वीडियो डाल रहा हूँ मैं यूट्यूब के ऊपर। बच्चों देखो, अब मैं जैसे क्लास के अंदर भी यही बात बोलता हूँ कि आप लोगों को जो एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, मजा किस लेक्चर में आएगा? मजा उस लेक्चर में आएगा कि मैं एरर्स डिस्कस करूं, है ना। भी एरर डिस्कस करेंगे, उससे आपको पता चलेगा भी एरर से समझा पा रहे हैं तो सही है, बढ़िया है। लेकिन बच्चे, मैं जिस वे से एरर कराता हूँ ना, जिस वे से एरर समझाता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हों, बेसिक्स बहुत क्लियर हों। है क्या? देखो, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो आपने अगर आप एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस टाइप के एरर जरूर देखेंगे। ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। अब इसमें क्या है? एक तो रूल याद कर लो, सीधा सीधा रूल याद कर लो। रूल क्या है? ईच, ईदर, नीदर। ईच, ईदर, नीदर जब भी आए, उसके बाद ऑफ आए तो नाउन क्या है? प्लूरल लगाना, ठीक है। ईच, ईदर, नीदर जब भी ये शब्द आए, ऑफ आए, उसके बाद आने वाले नाउन को क्या करें? प्लूरल में यूज करें। वर्ब को सिंगुलर में यूज करें। अगर आगे कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है उसको किस में यूज करें? उसको भी सिंगुलर के हिसाब से यूज करें, ठीक है। एक तो तरीका क्या है, उसको रट लो। लेकिन बच्चे, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं? मैं एक्सप्लेन बहुत अलग तरीके से करता हूँ। ऑफ प्रेपोजिशन हो गई, आगे आने वाला नाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो सिलेक्शन के काम आती है। अगर अगले नाउन में से सिलेक्ट करना, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज्यादा रहे होंगे, इसलिए उसे प्लूरल लगाएं। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? ईच हो गया। ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, एक एक करके बात करता है, डिस्ट्रीब्यूट करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी, क्योंकि सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट क्या है? ईच है। अब ये काफी लोगों को ना, ये जो अभी मैंने लाइन एक तो बोली ना, बिल्कुल नहीं समझ में आई, बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। अब बच्चे, कहना क्या चाह रहा हूं, हमेशा ना चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके एक अंकल हैं, आपके एक अंकल हैं और वो आर्मी में काम करते हैं। छुट्टियां हुई उनकी, वो घर पे आए, बच्चा हुआ उनको एक, और उसी टाइम की ड्यूरेशन की बात है कि उनको वापसी जाना पड़ गया। 10-20 दिन वो घर पे रहे, वापसी जा रहे हैं। जाते हो आपको एक काम देके गए, और वो काम क्या है? वो कह रहे हैं, यार मैं ना इसको एथलीट बनाना चाहता हूँ, मैं इसको बहुत हाई लेवल का, मतलब नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाना चाहता हूँ। तो अपन ने इसकी ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू कर देंगे। तो तू ना इसको दौड़ना सिखा देना। अगली बार जब मैं आऊं यहाँ पे घर पे, तो मुझे दौड़ता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है चाचा जी, सिखा देंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चाचा जी गए, अब तुम परेशान भी कैसे सिखाए? अब एक तो तरीका ये है कि वो जो 10-15 दिन 20 दिन का बच्चा है, अगले दिन से उठाओ, दोनों ऐसे हाथ पकड़ लिया, उठा लिया, अब ऐसे रखो और मारो उसके लात बढ़िया सी एक। भाई तेरे बाप ने कहा है तो बन के दिखाएगा एथलीट 1 नंबर का, तो हुसैन बोल्ट को बीट करेगा, हाँ कि ना? तो दौड़ के दिखा, चलो। ऐसे सिखाया जाएगा क्या बालक? ऐसे नहीं सिखाया जाएगा। कैसे सिखाया जाएगा? पहले बाजार जाओ, एक बढ़िया सा तेल लेके आओ, है ना। कोई बढ़िया सा ऐसा तेल लेके आओ जो हड्डियों के लिए, मालिश के लिए बहुत अच्छा हो। डाबर लाल तेल ले आओ, मालिश करो उसकी 2-3 महीने लगातार उसकी मालिश करो, बढ़िया। जब तुम्हें लगे अब इसकी हड्डियों में मजबूती आ गई, तब क्या करना? उसको दोनों उंगलियां पकड़ना और ऐसे चलाने की कोशिश करना धीरे धीरे, ठीक है। या फिर शुरुआत बल्कि इससे भी और नीचे से होनी चाहिए। कहां से? उसको तुम बेड पे रखो और उल्टा करो, और साथ में क्या है, कोई खाने पीने की चीज दो, ताकि वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करे। घुटनों के बल चले, घुटनों के बल चले, फिर वो पांव से चले, फिर वो वॉकर से चले, फिर उसे दूर खड़े करो, है ना। पास बुलाने की कोशिश करो, पास आएगा वो चल के। और अगर उसकी स्पीड बढ़ानी, खुद पीछे पीछे चलो, फिर वो और तेज आएगा, फिर वो दौड़ेगा, बहुत तेज दौड़ सकता है ना, एथलीट बन भी सकता है। बच्चे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस एग्जांपल से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें उस लेवल की इंग्लिश पढ़नी है, अगर तुम्हें हर चीज को रटना नहीं है, उसका लॉजिक लेना है भी ये लगा तो क्यों लगा, ये नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़े से बेसिक्स आपके मजबूत करने पड़ेंगे। आपको अगर यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो कैसे समझ पाओगे वो सब चीजें? फिर तो रटोगे, और रटोगे ना बालक, तो सीधा बता रहा हूं, होता क्या है, कोर्स हो जाता है खत्म। बच्चा टीचर के पास जाता है और एक ही बात कहता है, सर नाउन चैप्टर के करता हूं तो हो जाते हैं, प्रोनाउन चैप्टर के करता हूं तो हो जाते हैं, मिसलिनियस मेरे से हो नहीं पाते।
ये हर बैच की यही कहानी रहती है। लेकिन अगर आपने चीजों को क्या करा है, आपने समझ के किया, हर चीज का लॉजिक लेके किया, तो आप उन बच्चों के अंदर नहीं है। आपको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, ये लगा तो क्यों लगा यार, 30,000 रूल इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, हाँ कि ना। अब मैं कहूं मैनी के बाद तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, जब मैनी ए आए तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, ए नंबर ऑफ आए तो उसके बाद क्या करना, नाउन प्लूरल लगा लेना। ए नंबर ऑफ आए उसके बाद क्या है, नाउन प्लूरल लगा लेना। द नंबर ऑफ आए उसके बाद नाउन प्लूरल लगा लेना। लेकिन पहले वाले में वर्ब आएगी प्लूरल, लेकिन दूसरे वाले में आएगी सिंगुलर। परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे बच्चे अगर रट्टे मारने के जाओगे। तो हम क्या करेंगे, हर चीज को समझ के करेंगे, हर चीज का लॉजिक लेके करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है पहले क्या करना, पहले आपके बेसिक्स को मजबूत करना। भी नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ये सब चीजें हमें पहले सीखनी पड़ेंगी अगर उस लेवल पे जाना है। ठीक है भाई, तो शुरू कर लें पहला लेक्चर। पहले बच्चे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 4-4.5 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, 4 साल 8 महीने टू बी वेरी एग्जैक्ट। और जो नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी में कर रहा हूँ, ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकता बच्चे वीडियो के अंदर, क्या जॉब कर रहा हूँ, कहाँ जॉब कर रहा हूँ। वो जिसने आपको ये वीडियो शेयर करी है आप उससे पूछ लेंगे तो वो आपको बता देगा। ठीक है, पैरामाउंट में पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। चलो शुरुआत कर लेते हैं इस चीज की। बच्चे आपने देखा होगा सेंटेंस होता है सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा अगर पूछे अंग्रेजी में तो सेंटेंस होता है। उसको छोटा तोड़े तो क्लॉज होता है, उसे छोटा तोड़े तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अभी इन सब चीजों पे जाना नहीं है, ये बहुत भारी शब्द हैं, पहले छोटे से शुरुआत करना है। सबने एक चीज सुन रखी है, सब्जेक्ट सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सुना होगा ना। सोचो जरा सब्जेक्ट क्या होता है। अब आप देखो जवाब तो दे नहीं पाओगे वीडियो में, तो मैं वही जवाब बता देता हूँ जो बैच में जनरली बच्चे देते हैं। बैच में जितने भी बैचेस आज तक मैंने पढ़ाए हैं, लगभग 10-12 हजार से ऊपर प्लस में स्टूडेंट पढ़ा दिए मैंने आज तक। हर एक बैच में बच्चा पहले क्या बोलता है जी, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है जी डूअर। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी करने वाला, जिसने कार्य को किया वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जवाब क्या सुनने मिलता है बच्चे, दूसरा जवाब सुनने मिलता है क्या, कि सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करी जाए। सब्जेक्ट कौन होता है, सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया, जिसको कहते हैं ना बात का मुख्य किरदार, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब बच्चे सही बताऊं तो ये दोनों ही डेफिनेशन सही भी हैं और गलत भी हैं। ये दोनों ही डेफिनेशन सही हैं लेकिन दोनों ही गलत भी हैं। देखो जरा कैसे, अब समझोगे बच्चे, समझ जाओगे। ठीक है, एक बार अपन डिस्कशन शुरू करेंगे ना तो समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूं। चलो एक बार तुम्हारे हिसाब से जो, या तुम्हारे हिसाब से कह लो, या जो भी जनरली बच्चे बताते हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि डेफिनेशन सही है कि गलत है। पहला क्या है जी, डूअर, करने वाला, कर्ता कौन हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पहला जो डेफिनेशन है वो क्या है जी, डूअर, करने वाला, जिसने कार्य को किया वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखो जरा इसको, अब इसमें काम हो रहा है खेलने का, खेल कौन रहा है, सचिन, तो सचिन हो जाएगा सब्जेक्ट, लो जी सब्जेक्ट। दूसरे वाले में काम हो रहा है खेलने का, खेलने का काम कर कौन रहा है, सचिन, तो सचिन हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट ये नहीं है बच्चे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। तो पहली वाली डेफिनेशन तो यहाँ फ्लॉप हो गई। और पहली वाली जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि डूअर सब्जेक्ट होता है। जरा आप इस सेंटेंस को पढ़ो, सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है, सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है। अब मैं कहूं सचिन इज अ लॉयर, सचिन इज अ डॉक्टर, सचिन इज टॉल, सचिन इज स्मार्ट, इन जो भी मैंने अभी सेंटेंसेस बोले, सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन एक क्रिकेटर है, सचिन एक डॉक्टर है, सचिन लंबा है, सचिन मोटा है, हाँ कि ना। इन सभी के सभी सेंटेंसेस में क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ। इसमें तो जस्ट क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट दी जा रही है। जैसे बच्चे कहना क्या चाह रहा हूं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ खेलने का काम हो रहा है, यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है। मैं कहूं सचिन एट माई केक, सचिन ने मेरा केक खा लिया, वहां पे खाने का काम हो रहा है, हाँ कि ना। ही ड्राइव्स अ बाइक, वहां पे कार चलाने का काम हो रहा है। समझ पाए बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं, कि इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर कोई एक्शन ही नहीं हुआ तो उसको कोई करने वाला भी नहीं है, उसका कोई डूअर ही नहीं है। इसका मतलब इस डेफिनेशन के हिसाब से तो इसमें कोई सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहां भी सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट कौन है, सचिन। समझ में आया बच्चे, इसका मतलब पहली वाली डेफिनेशन में कुछ ना कुछ तो है लोचा, कुछ ना कुछ फॉल्ट अभी है उसके अंदर बाकी। अब दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं।
बच्चों देखो, दूसरी डेफिनेशन क्या है, सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया जिसके बारे में बात करी जाए, सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया जिसके बारे में बात करी जाए वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट। पहला वाला सेंटेंस देखो जरा, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, सचिन एक क्रिकेटर है। समझ आया बच्चे, कहने का मतलब जिसकी बात हो रही है, सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, सचिन एक क्रिकेटर है, हाँ कि ना। जो सेंट्रल आइडिया हो, जो मेन आइडिया हो, जो पूरे सेंटेंस का फोकस हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो क्या हो जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। बच्चे यही डेफिनेशन मुझे गुरुजी ने पढ़ाई थी। अब गुरुजी अपने कही रहे, गुरुजी बोल रहे हैं अपने, ठीक है। जब खुद तैयारी किया करता था मैं मुखर्जी नगर में, तो 7 टीचर से पढ़ा हूँ, मतलब 7 में से 5 तो ऐसे थे, नाम बड़े दर्शन झूठ, एक ठीक थे और एक गजब थे। आगे डिस्कशन में कभी बताएंगे कैसे तैयारी करी, क्या पढ़े, किससे पढ़े, वो आगे चीजें। चलो बच्चे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जिसके बारे में बात करी जाए सेंट्रल आइडिया, वो क्या हो जाता है, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। यही बात मुझे पढ़ा दी कि मैं घर पहुंच गया और मुझे लगा भी यार जबरदस्त तरीका बता दिया सर ने, तो सब्जेक्ट तो अपन आप हर सेंटेंस का 1 मिनट में पहचान लेंगे। लेकिन मेरे भाई कुछ मेरे को ना क्लिक करा ऐसा कुछ भी। मैं अगले दिन क्लास में गया, मैं गुरुजी एक काम करो, वो जो सेंटेंस कल लिखे थे ना वो दोबारा लिख लिया उन्होंने। मैं क्या, अब ना हम इस सेंटेंस को जैसे आपने कल बोला ना वैसे नहीं, ऐसे बोलेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, सचिन एक क्रिकेटर है। तो समझ पाए बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर ये जो आवाज को ऊंचा नीचा करके बोल के देखने से तुम सब्जेक्ट को पहचान रहे हो, तो तुम्हारा जिसको मन करेगा तुम उसको ऊंचा बोल लोगे। सचिन क्रिकेट खेलता है, खेलता है को ऊंचा बोल लो, वर्ब को सब्जेक्ट बना दो, हाँ कि ना। इसका मतलब बच्चे कुछ ऐसा डेफिनेट तरीका होना चाहिए, कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे आप हर बार सही सब्जेक्ट को पहचाने, बजाय कि वो ऊंचा बोलकर देखना, डूअर सब्जेक्ट होता है, इन चीजों को देखना, रटना नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ग्रामर का लॉजिक जरूर होगा जिससे आप 100% हर बार सही सब्जेक्ट को पहचान पाएंगे, ठीक है। अब उसी तरीके की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये जो छोटे सेंटेंसेस है ना बच्चे, छोटे से शुरुआत करेंगे जैसे पहले बताया, हाँ कि ना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है अपना, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना सीखना है। आप सेंटेंस को पढ़े और उसमें क्या पहचान दे, सब्जेक्ट पहचान दे, वर्ब पहचान दे और ऑब्जेक्ट पहचान दे। चलो करते हैं इस काम को शुरू। चलो शुरुआत करते हैं बच्चे वर्ब से। आगे जितने भी सेंटेंसेस हम तोड़ेंगे, जितने भी सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे, सबकी तोड़ने की शुरुआत किससे होगी, वर्ब से होगी। सबको ब्रेक करने की शुरुआत किससे होगी, वर्ब से होगी। बच्चे अगर मैं बहुत लंबा सारा सेंटेंस लिख दूं और पूछूं कि इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बता दो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता दो, एडवर्बियल फ्रेज बता दो, तो काफी बच्चे परेशान हो जाएंगे, है ना। लेकिन जितने बैचेस आज तक मैंने पढ़ाए, जब भी सब बैचेस के अंदर एक चीज पूछी कि मुझे इसके अंदर वर्ब बता दो, इसके अंदर मुझे वर्ब बता दो, तो मैक्सिमम बच्चे इस बात को कर लेते हैं इजीली। क्या वर्ब क्या हो गई भाई, इसमें प्लेस हो गई, इसमें वर्ब क्या है, इसमें प्लेड हो गई, हाँ कि ना। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो भी उस सेंटेंस में काम हो रहा है। अगर मैं कहूं मोहन ड्राइव्स ए कार, काम हो रहा है ड्राइव करने का, है ना। मोहन एट माई केक, काम हो रहा है खाने का। मोहन टीचर्स इंग्लिश, काम हो रहा है पढ़ाने का। बच्चे जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब इसी बात को अगर अपन ग्रामर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो क्या है लॉजिक, ऐसे वर्ड जिसकी 3 फॉर्म हो, ऐसे वर्ड जिसकी 3 फॉर्म हो, प्ले प्लेड प्लेड, टीच टॉट टॉट, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ईट एट ईटन, गो वेंट गॉन, ऐसे वर्ड जिसकी 3 फॉर्म हो, केवल और केवल वही वर्ब कहला पाएंगे, हाँ कि ना। बच्चे कहना क्या चाह रहा हूं, एक तो तरीका है हिंदी विंदी करना, आप देख लो किससे, कि जो डूअर है उससे सब्जेक्ट जान लो, ऐसे हिंदी करके कर लो। लेकिन कुछ चीजों के ना ग्रामर से लॉजिक बहुत इजी होते हैं, ग्रामर से आंसर हमें बहुत इजीली मिल जाता है। ऐसे वर्ड जिसकी 3 फॉर्म होंगी वो क्या कहलाएंगे, वो वर्ब कहलाएंगे। अब 3 फॉर्म का बच्चे रटना नहीं है, कारण जानो उसका, ऐसा होता क्यों है। देखो आपने थोड़ा टेंस वर्ड सुना होगा, कभी ना कभी टेंस तो जीवन में सुना होगा, है ना। टेंस होते हैं बालक 12,
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आगे इनके चार चार पार्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी मैं टेंस पढ़ा नहीं रहा हूं, ज्यादा दिमाग मतलब लोड नहीं लेना है बात का, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूं कि बच्चे आपने उसके अंदर देखा होगा कि अलग अलग टेंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज होती है ना। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट ले लो तो V1 आती है, पास्ट का इंडेफिनिट ले लो तो V2 आती है, परफेक्ट में V3 आती है। अब अगर वर्ब की फॉर्म नहीं होगी तो टेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि अलग अलग टेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें वर्ब की अलग अलग फॉर्म चाहिए। अगर वर्ब की 3 फॉर्म नहीं होगी तो टेंस नहीं बनेगा, और जब तक टेंस नहीं बनेगा आप टाइम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि एक्शन कब हुआ। बच्चे जब भी कोई चीज बोली जाती है, जब भी आप कोई चीज बोलते हो, तो जो आपका लिसनर होता है ना, या जब आप कोई चीज लिख देते हो, जो आपका रीडर होता है, उसको 2 ही बातें बता रहे होते हैं आप, क्या कि क्या हुआ और कब हुआ। ठीक है भाई। अब पता कैसे चलता है क्या हुआ? वर्ब को देख के भी, प्ले वर्ब है तो खेलने का काम हो रहा है, ईट वर्ब है तो खाने का काम हो रहा है, ड्राइव वर्ब है तो ड्राइव करने का काम हो रहा है। और कब हुआ ये कैसे पता चलता है? टेंस से। अगर टेंस नहीं होगा तो टाइम का पता नहीं चलेगा, और टेंस होने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? वर्ब की 3 फॉर्म होना। ठीक है भाई। कहना क्या चाह रहा हूं बच्चे कि ऐसे वर्ड जिनकी 3 फॉर्म हो, केवल और केवल वही वर्ब हो सकते हैं, अदरवाइज वर्ब नहीं हो पाएगा। अब इस सेंटेंस को देखो जरा। अब इस सेंटेंस में मैं कर सकता हूं क्या? सचिन 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 कर लो इसको ऐसे, हाँ कि ना? नहीं कर पाओगे, नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये वर्ब नहीं। ऐसे वर्ड जिसकी 3 फॉर्म हो, क्या होगा? केवल और केवल वही वर्ब होगा। चलो वर्ब पहचानना जान गए, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे बच्चे, थोड़ी देर में करेंगे, अभी समय लगेगा उस तक पहुंचने के लिए। इस पे आ जाओ वापसी। वर्ब पहचान ली हमने। अब हमें सेकंड क्या स्टेप पे जाना है? सेकंड स्टेप पे जाना हमें सब्जेक्ट पहचाना। वर्ब पहचानने के बाद हमें क्या पहचानना सीखना है? सब्जेक्ट पहचानना। अब सब्जेक्ट पहचानने वाले को देखो जरा बच्चे, सब्जेक्ट पहचानने के, वर्ब पहचानने के, ऑब्जेक्ट पहचानने के मैं काफी तरीके बता रहा हूं। आप कोई भी तरीका अप्लाई करेंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ना मैं आपको कुछ और कंसेप्ट भी सिखाना चाह रहा हूं। सब्जेक्ट पहचानने का जो सबसे मुश्किल तरीका है, मैं वो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। वो तरीका 100% चलेगा बच्चे, हर सेंटेंस के अंदर चलेगा। देखो जरा, एक्टिव पैसिव कभी सुना? एक्टिव पैसिव सुना होगा। एक्टिव पैसिव ये दोनों वॉइस होती है बच्चे वर्ब की। वर्ब एक्टिव वॉइस में है, वर्ब पैसिव वॉइस में है। सुना होगा आपने कभी ऐसा। अभी पहले बच्चे एक्टिव कब लगती है, पैसिव कब लगती है, एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव से सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वहां तक बात जाने से पहले ना हमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले जाननी है आइडेंटिफिकेशन, कि हम सेंटेंस को पढ़ें और पढ़ते ही हम एक बात बता दें क्या, कि ये एक्टिव वॉइस में कि पैसिव में। ठीक है। उसके लिए बच्चे ध्यान देना किस चीज पे, कि पैसिव जो होता है ना, पैसिव की एक पहचान होती है बी की फॉर्म प्लस में V3। पैसिव की एक पहचान होती है बी की फॉर्म प्लस में V3। अब ये बी क्या चीज है? गो सुना बच्चे तुमने? गो। गो एक वर्ब होती है। गो, वेंट, गोन। ऐसे ईट भी एक वर्ब होती है। ईट, एट, ईटन। ऐसे ही ये बी भी एक वर्ब होती है। ठीक है। बी भी क्या है? एक वर्ब है। और जैसे गो की फॉर्म चलती है ना, ऐसे बी की भी फॉर्म चलती है। बी की फॉर्म देखो जरा। जैसे गो की फॉर्म होती है, ऐसे बी की भी फॉर्म होती है। बी की फॉर्म क्या है? एस, एम, आर, बी। ये इसकी पहली फॉर्म है। आपको पहली फॉर्म भी 4 बच्चे, गो की भी तो 2 फॉर्म है ना। क्या? गो, गोज। गो लगाते हो प्लूरल के साथ और गोज लगाते हो सिंगुलर के साथ। ऐसे बच्चे इसमें इज लगता है सिंगुलर के साथ, ही इज गोइंग। एम लगता है आई के लिए, आई एम सिंगिंग। आर लगता है प्लूरल के लिए, दे आर डांसिंग। और बी बच्चे जब V1 यूज होता है तो सब्जेक्टिव मोड एक चीज होती है, उसके अंदर यूज होता है। ठीक है बच्चे, इसको डिस्कस करेंगे बाद में, सब्जेक्टिव मोड क्या होता है। अभी फिर वही बात स्टेप बाय स्टेप, है ना। ज्यादा डोज हो जाएगी तो तुम्हें परेशानी हो जाएगी। चलो, सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या है? बी। बी की फॉर्म। बी की फॉर्म से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है। बच्चे एक चीज समझो,
ये वाले वर्ड यूज करके ना कोई भी सेंटेंस अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो। आप पाएंगे क्या कि जैसे ये वर्ड यूज हो रहा है ना, इसके बाद आने वाली वर्ब ना आईएनजी फॉर्म में आ रही है। जैसे ही वर्ड यूज हो रहा है, इसके बाद आने वाली वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में आ रही है। जैसे ही इज टीचिंग इंग्लिश, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रियंका चोपड़ा विल बी परफॉर्मिंग इन द आईफा वर्ड्स, he was dancing on the floor, they were going towards market। बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं, बीन का भी देख लो, he has been teaching since 2012, he has been sleeping for 5 hours। बच्चे देखो, इसके बाद एम के बाद इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये बी की फॉर्म है बच्चे। और ये पहचान होती है कॉन्टिन्यूस टेंस की। कैसे? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपको ध्यान हो तो। है कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है इज, एम, आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी, पास्ट का कॉन्टिन्यूस वॉज, वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी। आ रहा है कुछ कुछ याद? कहने का मतलब बच्चे, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, यानी बी की फॉर्म, उसके बाद एक्टिव वॉइस में आने वाली वर्ब हमेशा V1 प्लस आईएनजी होती है। दोबारा सुनो, बी की फॉर्म जब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और अगर आपकी वॉइस एक्टिव हुई तो इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा V1 प्लस आईएनजी में होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी वॉइस हो जाए पैसिव तो इसके बाद आ जाएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म। एक्टिव में बी की फॉर्म के बाद आती है वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस में आईएनजी, कई इसको V4 भी कहते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म भी कहते हैं, है ना। मैं बच्चे इसको V1 प्लस आईएनजी कहूंगा, वर्ब की चौथी फॉर्म नहीं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हमेशा V1 प्लस आईएनजी सुनेंगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, पैसिव। पैसिव के अंदर बी की फॉर्म के बाद आ जाती है वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर मैं कहूं आई एम पनिश्ड बाय द टीचर, ही इज स्कोल्डेड बाय हिज मदर, समझ पाए? इज स्कोल्डेड, इज पनिश्ड, अ कार वॉज ड्रिवन बाय राजेश, दे वर पनिश्ड, दे वर रिवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट। समझ आया बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं? ही हैज बीन स्कोल्डेड, ही हैज बीन टॉट। अब बी की फॉर्म के बाद आ क्या रहा है, यहाँ पे V3 आ रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे जितने आपने सेंटेंसेस अब सुने वो सारे के सारे पैसिव में। बच्चे कहना क्या चाह रहा हूं, देख मैं सिखा रहा हूं आइडेंटिफिकेशन, कि आप सेंटेंस पढ़ते ही क्या बता दें कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में। बिल्कुल आसान। सेंटेंस देख लिया, वर्ब पहचान ली, वर्ब को देखो कि क्या उसमें आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, बी की फॉर्म प्लस में V3, बी की फॉर्म प्लस में V3, दोनों ही चाहिए बच्चे, एक से काम नहीं चलेगा। ना ही अकेली बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर से काम चलेगा और ना ही V3 से काम चलेगा, दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। बी की फॉर्म प्लस V3 आए तो पैसिव, वरना एक्टिव, सीधा ऐसा। बी की फॉर्म क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बी की फॉर्म आए बाद में V3 आए तो पैसिव, वरना एक्टिव। अभी के लिए आइडेंटिफिकेशन समझो, इसी वीडियो में बता दूंगा बच्चे एक्टिव कब लगता है, पैसिव कब लगता है, क्यों लगाते हैं। सिर्फ मुझे ये बताओ अब कि ये जो वर्ब है ये एक्टिव में है कि पैसिव में। सीधा देखना, वर्ब देख ली, वर्ब देखते ही जरा देखो कि बी की फॉर्म प्लस V3 है, ना ही बी की फॉर्म है ना ही V3 है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। बी की फॉर्म प्लस V3 आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन में से 7 अक्षर में से एक अक्षर हो, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, यानी बी की फॉर्म 7 अक्षर में से एक अक्षर हो और उसके बाद आ जाए वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, पैसिव हो गया। समझ में आया? चलो अब बच्चे दूसरी बात पे चलते हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन सीख ली, धीरे धीरे और चीजें सीख जाओगे। एक्टिव पैसिव को देखो। अब सब्जेक्ट पहचानने के लिए मैं आसान तरीका आपको क्या बता रहा हूं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट किसे कहोगे, डूअर कहोगे। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट किसे कहोगे, डूअर को कहोगे, जो करने वाला होगा। पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट किसे कहोगे, रिसीवर को कहोगे। समझ आया बच्चे? दोबारा सुनो, आपने जो डेफिनेशन बताई थी ना मुझे कि एक्टिव ये डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है, वो बच्चे सही थी एकदम, लेकिन वो थोड़ी सी फॉल्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में एप्लीकेबल होती है, पैसिव में एप्लीकेबल नहीं होती। समझ में आया? अब बच्चे कहना क्या चाह रहा हूं, एक्टिव ऐसे पहचान तो लिया ना यार। वर्ब देखिए एक्टिव में, अगर आपकी वर्ब एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट किसे कहना, जो डूअर हो।
अगर आपकी वर्ब पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट किसे कहना, जो रिसीवर हो, जिस पर काम हुआ हो। समझ में आया? चलो इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब मैंने ये वर्ब देख ली, इसमें बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं आया तो ये पैसिव नहीं हुआ, पैसिव नहीं हुआ तो ये एक्टिव हो गया। अगर ये एक्टिव में है तो इसमें सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा कौन, कौन हो जाएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट, डूअर, जिसने काम किया वो हो जाएगा। अब बच्चे काम हो रहा है खेलने का, और खेल कौन रहा है, सचिन, इसका मतलब डूअर कौन हो गया, सचिन, इसका मतलब सब्जेक्ट भी कौन हो गया, सचिन। समझ आया? अभी अगले वाला क्या है, एक्टिव में कि पैसिव में, बी की फॉर्म प्लस V3 आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर्ब प्लस में, कहने का मतलब बी की फॉर्म, और उसके बाद आ जाए वर्ब की तीसरी फॉर्म। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस में हो गया। और पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है रिसीवर, जिस पर काम हुआ। बच्चे काम हो रहा है खेलने का, खेल कौन रहा है, सचिन, सचिन तो डूअर है और वॉइस पैसिव है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर होता है। एक्टिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर और पैसिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर। यहाँ तो सचिन डूअर है, तो डूअर है तो इसका मतलब पैसिव है, तो सब्जेक्ट तो सचिन हो नहीं पाएगा। तो सब्जेक्ट है कौन, काम हो रहा है खेलने का, खेल रहा है सचिन, और खेला क्या जा रहा है, जो खेलने का वो किस चीज पे हो रहा है, क्रिकेट पे हो रहा है। इसका मतलब बच्चे क्रिकेट हो जाएगा सब्जेक्ट। समझ आई इतनी बात? एक्टिव पैसिव से थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान, सब्जेक्ट और वर्ब पहचाना है। वर्ब कैसे पहचानते हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसकी 3 फॉर्म हो। उससे फिर सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब को देखो एक्टिव पैसिव। एक्टिव कैसे, पैसिव कैसे, बी की फॉर्म प्लस V3 आए तो पैसिव, वरना एक्टिव। अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट होगा डूअर, अगर पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट होगा रिसीवर। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है डूअर, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है रिसीवर। इतनी बात जान गए? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इससे सब्जेक्ट पहचाना, वर्ब पहचानी, अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। यहां लिख देता हूं। चलो बच्चे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। देखो अपने को अगर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें समझनी है ना, कहने का मतलब भी जिरड समझने हैं, पार्टिसिपल समझने हैं, इसके बाद ये हुआ तो क्यों हुआ, वो सब चीजें समझनी है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ बेसिक से होके जाना पड़ेगा। अब वो चीजें रटनी नहीं है ना, तो कह लो ये चीजें रटनी है। अगर वो चीजें रटनी नहीं है तो थोड़ी सी चीजें रटनी पड़ेगी। रटनी क्या पड़ेगी, वैसे तो ये देखो एप्लीकेबल होंगी, आप खुद जज कर पाएंगे कि नहीं ये सही कह रहा है जो भी कह रहा है। 3 रूल है वाले, 3 रूल है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। अपन क्या करते हैं, चलो तीसरे से शुरुआत करते हैं, तीसरे से शुरुआत कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानने का ना एक हल्का सा तरीका है, ऑब्जेक्ट पहचानने का एक छोटा सा तरीका है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस में एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस के अंदर एप्लीकेबल होता है। चलो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहचानने का एक बहुत आसान सा तरीका है, देखो जरा कैसे। मैं क्या कह रहा हूं, आपको वर्ब से रिप्लाई लेना है व्हाट या हुम का। आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है व्हाट या हुम, वर्ब से क्वेश्चन करना है व्हाट या हुम। ये जो बात कह रहा हूं ना बच्चे, ये और बढ़िया समझ में आएगी अगर मैं कुछ सेंटेंसेस से आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। देखो जरा कैसे, कुछ सेंटेंसेस और लिखता हूं मैं इस पे। चलो इतने बहुत है, एक बार बाकी वाले बाद में लिखेंगे। इसको देखो बच्चे,
हमें क्या करना है, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई लेना है। हमें क्या करना है, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई लेना है। अब ये जो रिप्लाई लेना है ना, इसको समझो जरा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई का मतलब क्या है, सचिन प्लेज व्हाट, सचिन प्लेज व्हाट, सब्जेक्ट बोलो फिर वर्ब बोलो और उसके बाद व्हाट बोलो। सचिन प्लेज व्हाट, क्या खेलता है सचिन, क्रिकेट। जो भी वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो भी वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, क्रिकेट हो गया। ठीक है जी। देविका टीचेस व्हाट, सब्जेक्ट बोलो वर्ब बोलो और व्हाट बोलो उसके बाद। देविका टीचेस व्हाट, क्या पढ़ाती है भाई, इंग्लिश। देविका टीचेस व्हाट, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। रजत एट व्हाट, सब्जेक्ट बोलो वर्ब बोलो, रजत एट व्हाट, केक, तो केक हो गया ऑब्जेक्ट। सोहन बॉट व्हाट, बैग, तो बैग हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आया। वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी आपको सुनने में हुम क्या है, ये बार बार हुम भी तो बोल रहे हो, पूछ व्हाट रहे हो, बोल हुम रहे हो। हुम को भी समझो बच्चे, कुछ सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूं। चलो देखो बच्चे इसको, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो अभी तक क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट बोल रहे हैं, वर्ब बोल रहे हैं और बाद में व्हाट लगा दे रहे हैं। जैसे सचिन प्लेज व्हाट, क्रिकेट। देविका टीचेस व्हाट, इंग्लिश। रजत एट व्हाट, केक। सोहन बॉट व्हाट, बैग। सब्जेक्ट बोल रहे हैं, वर्ब बोल रहे हैं, व्हाट रिप्लाई ले रहे हैं वर्ब से, जो भी आंसर में आ रहा है उसे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं, आरती लाइक्स व्हाट, व्हाट तो नहीं कह पाओगे, क्यों, क्योंकि ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, कोई थिंग थोड़ी है इसके लिए व्हाट लगा दो भाई। इसका मतलब अगर रिप्लाई में आने वाली जो चीज है जो आगे लिखी हुई है वो अगर ह्यूमन बीइंग हो तो इसका मतलब उसके लिए क्या है, व्हाट नहीं पूछ पाओगे, क्या पूछना पड़ेगा, हुम पूछना पड़ेगा। आरती लाइक्स हुम, हर्षिता। अमन लव्स हुम, सोनाली। जो भी वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। जो भी वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। व्हाट कब, जब कोई थिंग हो रिप्लाई में, और हुम कब, जब कोई ह्यूमन बीइंग हो रिप्लाई में। समझ में आया। ये तरीका बच्चे सिर्फ एक्टिव का लगाना, बाकी पे मत लगाना। सिंपल सा तरीका क्या है, वर्ब पहचानना, ऐसा वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे, तीन फॉर्म हो। सब्जेक्ट पहचानना, एक्टिव पैसिव देखो, वर्ब एक्टिव में हो तो सब्जेक्ट को डूअर कहना या डूअर को सब्जेक्ट कहना, और वर्ब अगर पैसिव में हो तो रिसीवर को सब्जेक्ट कहना। सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पहचानना, अगर आपकी वॉइस एक्टिव में है, अगर आपकी वॉइस एक्टिव में है तो वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। सचिन प्लेज व्हाट, क्रिकेट। देविका टीचेस व्हाट, इंग्लिश। रजत एट व्हाट, केक। वर्ब से व्हाट या हुम के रिप्लाई, व्हाट आएगा थिंग के लिए और हुम आएगा ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है भाई। चलो अब आगे थोड़ा सा डिस्कशन और बढ़ाते हैं। ये बच्चे दो तरीके हो गए अपने पास, है ना। आपने एक्टिव पैसिव वाला तरीका सीख लिया, आपने वर्ब से व्हाट या हुम वाला तरीका सीख लिया। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा और ग्रामर के अंदर देखते हैं। चलो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। बच्चों देख, अभी तक जितनी बार भी मैंने बात करी सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की, अभी मेरे मुंह से नाउन प्रोनाउन कुछ जिक्र आपने सुना नहीं। लेकिन एक चीज होती है वाले, बेसिक इंग्लिश का रूल है ये, क्या, जब भी सब्जेक्ट के या कह लो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी ना, जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो या कह लो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो, तो वो केवल और केवल नाउन या फिर प्रोनाउन हो। जब भी हम बात करें, मान लो मैं सेंटेंस लिख के दे दूं और कह दो जी ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर उस वर्ड को आप देखोगे तो वो केवल और केवल क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन में से होगा। ठीक है जी। सब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन करते हैं। ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन करते हैं। ठीक है भाई। चलो इसी कंसेप्ट को देखते हैं बच्चे, बिल्कुल एप्लीकेबल कंसेप्ट है। अभी तक हमने कहीं भी एक बार भी कहीं पे अपन ने इसका जिक्र किया कि नाउन है कि प्रोनाउन है। अभी तक देखो, वर्ब पहचानी,
तीन फॉर्म वाला फंडा लगा के, सब्जेक्ट पहचाना एक्टिव पैसिव वाला फंडा लगा के, ऑब्जेक्ट पहचाना, कैसे पहचाना ऑब्जेक्ट, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई, सचिन प्लेज व्हाट, क्रिकेट, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब बच्चे ध्यान से देख जरा, अभी तक नाउन का जिक्र नहीं हुआ। सचिन किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, सचिन, नमित, सुमित, राजेश, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, प्रॉपर नाउन होते हैं, हाँ कि ना, नाउन तो मानो कम से कम, प्रॉपर छोड़ो, नाउन तो है ना ये। सब्जेक्ट का काम किसने किया, नाउन ने किया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, किसी पर्टिकुलर गेम का नाम क्या है, नाउन है। समझ आया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन करते हैं। देख जरा कैसे, और में देख लो, देविका क्या है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, नाउन है, काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। कैसे पता चला, फिर वही बातें, टीचर्स वर्ब हो गई, वर्ब है ना ये, एक्टिव में कि पैसिव में, बच्चे ये एक्टिव में, एक्टिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर होता है, काम हो रहा पढ़ाने का, पढ़ा कौन रही है, देविका, तो देविका क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। समझ में आया? वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई, देविका टीचेस व्हाट, इंग्लिश, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। अब इंग्लिश वर्ड को देखो, क्या है ये, इंग्लिश वर्ड क्या है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है, प्रॉपर नाउन है। रजत सब्जेक्ट है, नाउन है, केक सब्जेक्ट है, केक ऑब्जेक्ट है, नाउन है। अब केक कैसे नाउन हो गया, बच्चे ऐसे वर्ड जिनका एस या ईएस लगाकर प्लूरल हो जाए, ऐसे शब्द जिनका एस या ईएस लगाकर एक वचन से बहुवचन हो जाए, वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं बच्चे नाउन। ऐसे वर्ड जिनका एस या ईएस लगाकर प्लूरल हो जाए, वो क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। जैसे बैग, बैग्स, कार, कार्स, ट्रेन, ट्रेन्स, है ना, मूवी, मूवीज, ट्री, ट्रीज, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। आप अगर इन वर्ड्स पे ध्यान देंगे, सारे के सारे नाउन, सबके सब क्या है, नाउन है। बच्चे यहाँ एक बात ध्यान देने की, जब भी मैं बात बताता हूँ ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझो एक बात, आपने रीजनिंग में एक टाइप के क्वेश्चन करे होंगे, इनको सिलोलिज्म कहते हैं। रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं सिलोलिज्म वाले। ये डायग्राम दिया हुआ है सिलोलिज्म का, ठीक है। मैं इस डायग्राम को दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दो स्टेटमेंट बोलूंगा भाई, दोनों में से कौन सी गलत है वो बताना। मैं कह रहा हूं ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सब बी ए हैं। सही बात है, बी छोटा है, ए गोले के अंदर है ना, ए वाला जो बड़ा गोला है उसके अंदर बी है, तो ऑल बी आर ए तो ठीक हो गया। मैं कहूं ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत हो गया। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है बच्चे, ऐसे ही इस वाला, मान लो ये बड़े वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा नाउन को, और ये छोटे वाला सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा एस या ई से प्लूरल होने वाले नाउन को। बड़े वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा नाउन को, छोटे वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा एस या ई से प्लूरल होने वाले नाउन्स को। अब बच्चे मैं क्या कह रहा हूं, क्या जिनका एस या ई लगाकर एक वचन से बहुवचन हो जाए, क्या जिनका एस या ई लगाकर सिंगुलर से प्लूरल हो जाए वो नाउन होंगे, जरूर होंगे। लेकिन क्या हर नाउन का एस या ई लगाकर प्लूरल होगा, नहीं। ऑल ए आर नॉट बी, समझ आ गया बच्चे, कहना क्या चाह रहा हूं, जिनका ऐसे यस लगाकर प्लूरल होता है वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बात कहां से छिड़ी थी, बात छिड़ी थी यहां से कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब भी आप सेंटेंस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब भी आप कह लो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ध्यान दोगे तो वो केवल और केवल कौन होंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे। केवल और केवल क्या होंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे। इसी डेफिनेशन को बच्चे मैं घुमा के भी कह सकता हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे। अरे नाउन या प्रोनाउन काम क्या करते हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होंगे, नाउन या प्रोनाउन होंगे। नाउन या प्रोनाउन काम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। देखो जरा, रजत सब्जेक्ट है, नाउन है, केक ऑब्जेक्ट है, नाउन है, सोहन सब्जेक्ट है, नाउन है, बैग ऑब्जेक्ट है, नाउन है, बैग, बैग्स सब्जेक्ट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, सब्जेक्ट है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है। प्रोनाउन भी हो सकता है बच्चे, प्रोनाउन भी हो सकता है। मान लो यहां पे एक प्रोनाउन लगा दें, यहां पर एक प्रोनाउन लगा दें, समझ में आया? जैसे मैंने प्रोनाउन लगा दिया मी, ये बच्चे ऑब्जेक्टिव केस होता है आई प्रोनाउन का, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ये भी एक प्रोनाउन ही होता है। अब बच्चे मैंने कह क्या दिया, मैंने कह दिया कि जब भी आप किसी वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो केवल और केवल दो चीज हो सकता है, वो क्या, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। इतनी बात आ गई समझ में? चलो
अब ये जो बातें बोली ना, इनके बेसिस पे थोड़ा सा और चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ लगे आज, चलो एक बात और ही समझ लो यार। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी, इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन समझते होंगे बच्चे, कुछ वर्ड्स हो देखे होंगे आपने, जैसे फॉर, फ्रॉम, विद, बाय, ऑन, एट, ये सब प्रेपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद क्या लिखे जाएंगे? ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद क्या लिखे जाएंगे? ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। इतनी बात आई समझ में? अब ये जो बात बोली है ना, इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो, अगर मान लो मैं इसके बाद एक प्रेपोजिशन लगा दूं, सचिन प्लेज क्रिकेट, मैं यहां पे एक प्रेपोजिशन लगा रहा हूं बच्चे, क्या लिख रहा हूं? फॉर। सचिन प्लेज क्रिकेट, मैंने एक प्रेपोजिशन लगा दी, क्या लिख दिया? फॉर। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां सेंटेंस ये छोड़ सकता हूं? कहने वाला सेंटेंस क्या फुल स्टॉप यहां लगा सकता हूं क्या? ये जो क्रिकेट के बाद फुल स्टॉप था, यहां पे सेंटेंस को खत्म कर सकता हूं? नहीं। यहां पे आपको फॉर लिखा है ना, तो इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना पड़ेगा। आप लिखिए सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर मुंबई इंडियंस, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर इंडिया, और जो भी आप वर्ड लिखेंगे वो होगा क्या? वो होगा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद क्या लिखे जाएंगे? ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। अब जरा याद ध्यान दो, अरे ऑब्जेक्ट होते कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन ही होंगे ऑब्जेक्ट, तो है ना। नाउन या प्रोनाउन क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो होगा कौन? नाउन या फिर प्रोनाउन। इससे क्या जाना बच्चे? प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया बच्चे इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पता बच्चे, अभी मैं क्या सोच रहा हूं मन में मैं ये सोच रहा हूं कि जो ये वीडियो पहली बार देख रहा होगा ना, अगर वो थोड़ा सा भी डेडिकेटेड नहीं, डेडिकेटेड नहीं मतलब समझ लो कैजुअली ऐसे ही देख रहा है, तो उस वीडियो को 100% बंद कर देगा। क्योंकि बच्चे इतना सारा मटेरियल एक ही बार में, यही बात हो गई एक्टिव पैसिव की, यही बात प्रेपोजिशन की हो रही है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की हो रही है। लेकिन बच्चे अगर आप डेडिकेटेड हो ना, तो आपको जरूर जरूर इंटरेस्ट बन रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब क्या है ना बच्चे, अगर मुझे आसान चीज ही पढ़ानी हो ना, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, रूल लिखो, नीचे 4 सेंटेंस लिखो, अप्लाई करके दिखाओ, चरण जी। लेकिन अगर अपने को उस लेवल का पढ़ना है ना, जिस लेवल का एग्जाम आजकल हो गया है, अगर आप 2014, 2015 और 2016 सीजीएल के एग्जाम को उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा लेवल कहां से कहां चला गया। एकदम जो पहले एवरेज स्कोर रहता था 42, 43 बढ़िया बच्चों का, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा 30 नंबर एसएससी में ले आता था। और 2014 के अगर पेपर की बात करूं ना बच्चे, तो उसके अंदर टॉपर बच्चों का भी 35 से ऊपर नंबर नहीं आए, 35 से ऊपर उन्होंने क्रॉस नहीं किया। तो इसका मतलब लेवल जो डिमांड कर रहे हैं ना वो, अब वो लेवल चेंज हो गया। पहले क्या था, आप एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट उठाओ, प्रीवियस ईयर जितनी वोकैब है, जितने एरर है वो रट लो जी, हो गया काम, आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे अगली बार से 42 से 43। लेकिन बच्चे अब वो मैटर रहा नहीं, अब अपने को डीप ग्रामर ही पढ़नी पड़ेगी, और अपना स्टाइल ही वाले की है। आसान चीज को इतना मुश्किल करके पढ़ा दो कि मुश्किल चीजें आसान लगने लगे। आसान को मैं इतना मुश्किल करके पढ़ाता हूं, कहने का मतलब एक एक वर्ड, जैसे अभी कर रहा हूं ना बच्चे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, कितना भी लंबा सेंटेंस आ जाएगा, हम हर सेंटेंस के साथ यही करेंगे, रटेंगे किसी चीज को। मैं सीधा आपको क्या कहूंगा, मान लो यहां पे मैं कुछ ऐसा वर्ड लगा दूं, यहां पे कुछ ऐसा वर्ड लगा दूं, जैसे ये लगा दिया मैंने, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर स्ट्रॉन्ग, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर स्ट्रॉन्ग। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको बोल के देखते हैं, बोल के देखा स्ट्रॉन्ग यार जचा नहीं, इसको काट देते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता क्यों हटा भाई यहां से इसलिए बच्चे हटा कि स्ट्रॉन्ग है एक एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसका ईआर और ईएसटी लगाकर डिग्री चले, वो क्या है, वो होता है एडजेक्टिव।
फोर है एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट का काम कर नहीं सकता, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे आप स्ट्रेंथ लिखिए, कोई नाउन लिखिए, सही हो जाएगा। भी वो क्रिकेट खेलता है स्ट्रेंथ के लिए, सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर स्ट्रेंथ। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब चीजों को रटिए नहीं, चीजों का लॉजिक ले लो, ताकि हर रूल रटना ही नहीं पड़े। चलो वापस डिस्कशन पे जाते हैं बच्चे। देखो जिनको डेडिकेशन नहीं है जरा अपनी तरफ से, अपन उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं जो वाक्य में ही डेडिकेटेड हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं। चलो आ जाओ वापसी। हमने डिस्कशन कहां तक कर लिया था? हमने डिस्कशन कर लिया था कि इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आती है उसके बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आती है उसके बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। अब बच्चे हर एक के अंदर देखो कुछ अपन लगाते हैं। देविका टीचेस इंग्लिश, देविका टीचेस इंग्लिश एट, अगर मैं इसका एट लगा दूं, देविका टीचेस इंग्लिश एट, यहां छोड़ सकता हूं? नहीं। एट के बाद पैरामाउंट लिखिए, केडी कैंपस लिखिए, मदर्स लिखिए, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा अगर आपने एट लगा दिया। समझ में आया? रजत एट द केक, रजत एट द केक, इन लिख दूं, ऑन लिख दूं, फॉर लिख दूं, समझ आया? अगर ये वर्ड लिख दिए तो बाद में क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो बात समझ में आई? इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद क्या लिखे जाएंगे? ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। बच्चे मैंने 3-4 बातें बता दी, दोबारा एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। चलो शुरू से रिवाइज करते हैं, ठीक है? पहली बात बताई, सेंटेंस के अंदर वर्ब पहचाना, ऐसा वर्ड जो कार्य को रिप्रेजेंट करता है जिसकी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब बात चली थी सब्जेक्ट की, कैसे पहचान रहे थे सब्जेक्ट? वर्ब को देखो एक्टिव में पैसिव में, कैसे पहचान रहे हो? बी की फॉर्म प्लस V3 स्ट्रक्चर दिखे तो पैसिव वरना एक्टिव, ठीक है जी। एक्टिव में सब्जेक्ट कौन होगा? जो डूअर होगा। पैसिव में सब्जेक्ट कौन होगा? जो रिसीवर होगा। इतनी बात आ गई समझ में? चलो जी, वर्ब पहचान लिया, सब्जेक्ट पहचान लिया। अब बात चली थी ऑब्जेक्ट की, वो कैसे देखा था? पहला तरीका, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई। लेकिन ये सिर्फ एक्टिव वॉइस के अंदर एप्लीकेबल है। सचिन प्लेज व्हाट क्रिकेट, देविका टीचेस व्हाट इंग्लिश, रजत एट व्हाट केक, सोहन बॉट व्हाट बैग, अमन लव्स हुम, आरती लाइक्स हुम। जो भी वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई होंगे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इतनी बात समझ ली थी? उसके बाद बच्चे मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप किसी सेंटेंस को देखेंगे आप कहेंगे कि ये वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट का काम ये कर रहा है। अभी तक देखो बच्चे दोनों ही तरीकों में मैंने नाउन का तो जिक्र ही नहीं किया। फिर मैंने आपको करके दिखाया कि जो भी सब्जेक्ट बन रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, हर बार वो क्या है? केवल और केवल नाउन या फिर प्रोनाउन है। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन करता है। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन करता है। दूसरी बात क्या बताई? इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे। ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब जब भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आई है तो उसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा? उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब बच्चे इंसिडेंट बताता हूं, मैं ऐसे ही मतलब डेमो में लगा हुआ हूं। जब भी प्रेपोजिशन आएगी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, जब भी प्रेपोजिशन आएगी ऑब्जेक्ट आएंगे, आगे आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, वो बोला सर फिर इसका मतलब ये सेंटेंस तो गलत हो जाना चाहिए क्या? दे बॉट अ हाउस टू लिव इन, इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाऊंगे नहीं लगाऊं? दे हैव नोबडी टू ईट विद, मैं समझ गया पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा समझते हो बच्चे, जो कोचिंग ले रखी होती है, जिन्होंने कहीं 2 बातें जानते हैं बच्चे। फिर मैंने ना उसको कम से कम 10 सेंटेंस बोले, 10 सेंटेंस बोले। वी हैव नोबडी टू ईट विद, समझ रहे हो? दे बॉट अ टिकट टू ट्रेवल बाय, दे बॉट अ प्लेन टिकट टू ट्रेवल बाय, लास्ट में आ गया बाय। ऐसे मैंने उसको 10 सेंटेंस सुनाए। मैं क्या बालक, ये सारे के सारे सही हैं, सबके सब सही हैं। लास्ट में प्रेपोजिशन आ रही है, सबके सब सही हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं क्यों सही। क्योंकि बच्चे वहां तक अगर पहुंचना है ना, दे बॉट अ हाउस टू लिव इन, दे सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, हाउस ऑब्जेक्ट, टू लिव इन्फिनेटिव, और उसके बाद इन किसके लिए आ रहा है? इन्फिनेटिव क्वालिफायर। समझ में आया? बच्चे देख
अगर आपको उस लेवल की चीजें पढ़नी है ना तो आपको यहां से होके गुजरना पड़ेगा, और मैं वो चीजें तभी पढ़ाऊंगा जब आपका लेवल बन जाए, वरना इस वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मैं उस बच्चे को भी सिखाना चाह रहा हूं जो कुछ नहीं जानता है। चलो, तो आती हैं मालक मुझे चीजें, ठीक है। मुझे पता है कि प्रेपरेशन लास्ट में भी आ सकती है, लेकिन अभी के लिए आपके जो जानने की चीज है, फिर वही बात धीरे धीरे सीखेंगे। प्रेपोजिशन जब भी आएगी उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन होंगे। अब इस फंडे पे, ये जो इन्फॉर्मेशन अभी ली ना, इस फंडे पे हम थोड़ा सा और रिसर्च करते देखो जाए। अब मैं सिखाना क्या चाह रहा था बच्चे कि एक्टिव पैसिव वाला तो तरीका देख लिया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको तरीका बताया। वर्ब से वट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से वट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब मेरे को एक बात बता बच्चे, ये तो सिर्फ एक्टिव में वैलिड है, ये तो सिर्फ एक्टिव में वैलिड है, इसका मतलब कोई तो ऐसा तरीका बताओ जो हमेशा वैलिड हो। वो तरीके यही देखो जरा, मुझे बताओ ये क्रिकेट वर्ड होता क्या है। क्रिकेट वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। क्रिकेट वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। इंग्लिश नाउन है, केक नाउन है, बैग नाउन है। नाउन काम क्या करता है, नाउन काम करता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। नाउन इंग्लिश ग्रामर में काम क्या करता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। बच्चे देख, नाउन भी और काम कर देता है, ठीक है। फिर वही बात, धीरे धीरे आप जैसे ही मेरी अगली वीडियो पे जाएंगे, इससे जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो है, नाउन का अगला काम आपके सामने होगा, और तब आपको वो भी समझ में आएगा। फिर धीरे धीरे क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, कि अगर ये नाउन है, क्रिकेट वर्ड अगर नाउन है, तो काम क्या करेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर अभी सीखा अगर प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आए, प्रेपोजिशन के बाद अगर एक नाउन आए, तो वो क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी नाउन क्या काम करता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। अब बच्चे क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट तो आ चुका है। क्या ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आएगी तभी तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहोगे ना इसको, इसके बाद नहीं बच्चे, इससे पहले। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वही नाउन होता है जिससे पहले आ रही हो प्रेपोजिशन, वही प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब ना तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, ना ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ये है नाउन। तो एक ही काम है बच्चे जो ये कर सकता है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट बनना। एक ही काम है जो ये कर सकता है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट बनना। यही फंडा हम सब में लगा सकते हैं। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ये नाउन है। अब ना ये सब्जेक्ट हो सकता है, ना ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका मतलब ये वाला वर्ड क्या है, ये है जी ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है, एक्टिव में है, तो सब्जेक्ट ये है, तो ये वाला नाउन क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये वर्ब है, एक्टिव में है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, डूअर बनेगा, ये बनेगा। तो ये वाला नाउन क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये वर्ब है, एक्टिव में है, डूअर होगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, हाँ के ना। अब ये वाला प्रोनाउन क्या बनेगा, नाउन प्रोनाउन, दोनों की बात हो रही है। ये वाला प्रोनाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट तो ये बन नहीं सकता, सब्जेक्ट आ चुका है। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट ये बन नहीं सकता, इससे पहले प्रेपोजिशन नहीं है, तो बनेगा क्या, ये बनेगा ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। मुझे लग रहा है शायद समझ गए होंगे जो बात कहना चाह रहा हूं। बच्चे देख, ऑब्जेक्ट पहचानने के तरीके की बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट पहचानने के तरीके की बात हो रही थी क्या, कि वर्ब से वट या होम का रिप्लाई ले लो, लेकिन ये वाला तो सिर्फ एक्टिव में वैलिड था। उसके लिए दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, कि बच्चे अगर ये नाउन या प्रोनाउन है ना, इससे देख लो कि अगर जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, या फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब सब्जेक्ट आ चुका है तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, अगर इससे पहले प्रेपोजिशन नहीं आई तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही होगा, ये और कुछ नहीं होगा। अब कहोगे सर आपने तरीके तो बताए, लेकिन सबके सब फिर से एक्टिव में लगा के दिखा दिए, पैसिव वाले का अभी भी जिक्र नहीं करा। मालिक पैसिव का जिक्र हो चुका है, देखो जरा कैसे, इसी फंडे पे उसमें देख लो। ये मुझे बताओ बाय क्या होती है, फॉर, फ्रॉम, विद, बाय, ऑन, ये सब क्या है बच्चे, ये सब की सब है प्रेपोजिशंस। और इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी, इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी, आगे आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या काम करेगा, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी तो आगे आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या काम करेगा, उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। इतनी बात आई बच्चे समझे। अब देखो, जो सब्जेक्ट देखा था ना हमने, उसको एक और तरीके से समझाता हूं।
जो सब्जेक्ट देखा था उसको एक और तरीके से समझ लेते हैं। अभी इतना तो समझ में आ गया ना बच्चे, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पहले सब्जेक्ट वर्ब से ऑब्जेक्ट की तरफ गए थे, अब वर्ब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। एक नया तरीका देखते हैं बच्चे। देख, ये वर्ब हो गई, ये वर्ब से वट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें वर्ब ना आए। इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें वर्ब ना आए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। दोबारा सुनो, इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना हो, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, अक्षर बचा एक, तो सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा सचिन। ये वाला फंडा इस पे भी लगाते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड मेन वर्ब है, बाय प्रेपोजिशन है। इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन लिखे जाते हैं वो तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का उनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये हो गई बच्चे हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब, ये प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें वर्ब ना आए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं होगी जिसका सब्जेक्ट ना हो। क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट है? अभी तक एक ही अक्षर बचा है जो क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? क्रिकेट। समझ में आया भाई? चलो दोबारा एक बार सारे तरीके शुरू से रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या बताया था? सबसे पहले सेंटेंस को देखते ही आपको क्या देखना है? आपको देखना वर्ब कहां है। वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी 3 फॉर्म हो। फिर देखना है आपको क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे देखोगे? एक्टिव पैसिव से। ठीक है, वर्ब अगर एक्टिव में है तो सब्जेक्ट डूअर होगा, वर्ब अगर पैसिव में है तो सब्जेक्ट रिसीवर होगा। फिर ऑब्जेक्ट कैसे देखोगे? एक्टिव में तो आसान होता है, वर्ब से वट या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव में कैसे देखोगे बच्चे? ये कुछ तरीके लगा के। और सच बता रहा हूं बच्चे, ईमानदारी से, जब आप तीसरी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मुझे ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताने के लिए। आपका दिमाग अपने आप ही कहने लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बहुत टाइम हो गया बच्चे, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। चलो देखो बच्चे, दोबारा आपको क्या देखना है कि ये अगर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नाउन है। नाउन इंग्लिश ग्रामर में क्या काम करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट हो नहीं सकता, सब्जेक्ट आ चुका है। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, पहले प्रेपोजिशन नहीं आ रही। इसका मतलब केवल और केवल एक काम कर सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अलग अलग तरीके से बच्चे घूम फिर के हमेशा आंसर वही आएगा। ये 3-4 लॉजिक जो आपको बताएं, इनके बेसिस पे आप क्या जज करेंगे? आप सब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे, वर्ब पहचानना सीखेंगे और ऑब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। ठीक है बच्चे? चलो अभी मैंने क्या कहा? कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना हो, और कोई ऐसी वर्ब नहीं है जिसका सब्जेक्ट ना हो, है ना? तो फिर वही बात, यही बात बोली। एक बच्चा खड़ा हुआ, क्या बोल रहा है? सर क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो, टीचर ने कह दिया क्लोज द विंडो। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तोड़ना जरा बच्चे। मैंने कह दिया क्लोज द विंडो। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड वर्ब हो गई। एक्टिव में कि पैसिव में? एक्टिव में हो गई। बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं। इज क्लोज्ड, वॉज क्लोज्ड, वर क्लोज्ड, हैज बीन क्लोज्ड। बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं है, इसका मतलब एक्टिव हो गई। एक्टिव है तो ये तरीका लगा सकता हूं, वर्ब से वट या होम का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लोज व्हाट? क्या क्लोज करूं भाई? क्लोज व्हाट? विंडो। विंडो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर वही बात, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना आए। लो जी, वर्ब तो आ गई। कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट तो आया नहीं। अभी तो सर आप कह रहे थे क्या होगा? सब्जेक्ट हमेशा आएगा। बच्चे सब्जेक्ट इसके अंदर है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। सब्जेक्ट क्या है? यू, जो कि अंडरस्टूड है। ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस काम आते हैं ऑर्डर करने के, एडवाइस करने के, रिक्वेस्ट करने के। जब आप किसी को ऑर्डर करें, एडवाइस करें, रिक्वेस्ट करें, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस।
इंपेरेटिव सेंटेंस क्या काम आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस काम आते हैं बच्चे क्या करना? ऑर्डर देना, एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, शट योर माउथ, गिव मी वाटर, वर्क हार्ड, स्टडी वेल। ऑर्डर करना, एडवाइस करना, रिक्वेस्ट करना, इनके काम कौन आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस काम आते हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस की खास पहचान होती है, अगर हिंट लेना हो कि सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाए इंपेरेटिव है कि नहीं, बिल्कुल आसान। सेंटेंस का पहला वर्ड होगा एक वर्ब, सेंटेंस का पहला वर्ड होगा एक वर्ब, और वो भी वर्ब की पहली फॉर्म है। सेंटेंस का पहला वर्ड होगा एक वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म। समझ में आया इतनी बार? अब बच्चे इसका सब्जेक्ट है क्यों नहीं? सब्जेक्ट बच्चे इसका है लेकिन लिखा नहीं। एक चीज समझो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक हॉल में खड़ा हूं मैं, हॉल के अंदर खड़ा हूं और अकेला हूं बिल्कुल, तो क्या मैं ये सेंटेंस यूज कर सकता हूं? क्लोज द डोर। अकेला खड़ा हूं उस हॉल में, क्या मैं ये सेंटेंस यूज कर सकता हूं क्या? क्लोज द डोर, ओपन द विंडो? नहीं कह सकता ना बच्चे। आप देखो फिर तुम हंस रहे हो, भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जब कह सकता हूं ना, वैसे थोड़ी कह सकता हूं। अब मैं अकेला, शक्ल से बावला दिखे मालिक, लेकिन बावले है नहीं। ठीक है, अकेले खड़े हैं बैच के अंदर, कोई वहां पे नहीं है, सब खाली कुर्सियां पड़ी हैं, तब क्या कह दूं? क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, गिव मी वाटर? नहीं कह सकता ना बच्चे। इसका मतलब जब भी ये सेंटेंस यूज हो रहे हैं ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वाले, जिनकी पहला वर्ड एक वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म में, जब भी ये सेंटेंस यूज हो रहे हैं हमेशा कोई ना कोई सुनने वाला जरूर होगा, कोई ना कोई सुनने वाला जरूर होगा। और इस काम को करेगा कौन? मैंने कह दिया क्लोज द डोर, अब मैं तो करूंगा नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, इसका मतलब कोई ना कोई करेगा। करेगा कौन? जो सुन रहा होगा। इसका मतलब इस काम को करने वाला कौन होगा? जो तुम्हारा लिसनर होगा, है ना। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट होता कौन है? जो डूअर होता है। जिसने बात सुनी होगी वही डूअर है, तो सब्जेक्ट भी वही होगा, हाँ के ना। बात सुनी किसने? अगर नहीं लिखा हुआ, मेंशन करा हुआ, तो एक प्रोनाउन होता है बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? यू। इसे कहते हैं सेकंड पर्सन, और ये होता है आपके लिसनर। समझ में आया? आई वी, फर्स्ट पर्सन बोलने वाले। आई यू को बताए कि ही इंटेलिजेंट है, आई यू को बता रहा है कि ही इंटेलिजेंट है। आई वी बोलने वाले, स्पीकर। जो सुनता है, लिसनर। जिसके बारे में बात करी जाती है, ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन। समझ में आया? लिसनर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है बच्चे यू, लिसनर। ये सुनने वाला होता है। सुना इसने, काम ये करेगा, डूअर ये होगा, वॉइस एक्टिव है, V1 आएगा हमेशा पहले, तो सब्जेक्ट भी यही होगा। इसका मतलब ऐसे सेंटेंसेस का जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है, लिखा नहीं जाता है। ये बात बच्चे अभी बताने की जरूरत नहीं थी, इसलिए बताइए कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पहले पढ़े लिखे ना, उन्हें ये ना लगे कि ये जानता नहीं है और गलत पढ़ा है। सिंपल तरीका बच्चे, मैं क्या बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। दौड़ना सिखाऊंगा, सच में एक नंबर का एथलीट बना दूंगा आपको अंग्रेजी में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलो बच्चे, काफी कुछ पढ़ लिया। चाहो तो इस वीडियो को एक बार रिवाइंड कर सकते हो, शुरू से देख सकते हो। अब मैं क्या करा रहा हूं, जितना ये जो चीजें पढ़ाई ना, इसके बेसिस पे कुछ आपको मेंस के एरर करा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको लगे कि अब तक जो पढ़ा है ना वो वेस्ट नहीं है।
चलो, ये दो सेंटेंसेस है बच्चे हमारे पास 2012 और 2013 के मेन से लिए मैंने। करण जम्प द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। करण जम्प द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। द थीव्स ऑफ चंबल सरेंडर्ड yesterday and sent to jail. The thieves of चंबल सरेंडर्ड yesterday and sent to jail. ठीक है बच्चे, चलो जी अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले तो एक बार आप खुद से दिमाग लगाएं भी क्या एरर लग रहा है। काफी बच्चों ने शायद देख लिया होगा इसको, कैसे बोल बोल के अटपटा लग रहा नहीं है, सही बैठ नहीं रहा है, यहाँ पे एरर होना चाहिए, स्लैश लगा देता तो टिकाते सीख पे एरर। लॉजिक ले लो बच्चे उस चीज का, लॉजिक लोगे तो चीजों को समझ लोगे, दोबारा दिक्कत नहीं होगी। देखो जरा बच्चे, देख ये एक्टिव पैसिव का मैंने आपको एक फंडा बताया। एक्टिव पैसिव का मैंने आपको एक फंडा बताया था क्या, कि एक्टिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है। पैसिव में सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, रिसीवर होता है। ये जो बात है ना बच्चे, इसको समझ लेते हैं। अब इसको समझने का टाइम आ गया कि एक्टिव कब लगाना और पैसिव कब लगाना है। समझो जरा बच्चे, एक्टिव वॉइस पता कब लगती है, जब आपकी जो वर्ब है ना उसका जो सब्जेक्ट है, जिसको आप सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, वो उस काम को कर सकता हो, वो उस काम को कर रहा हो या कर सकता हो। जैसे सचिन प्लेज क्रिकेट। आप जो अगर कॉपी पे लिख रहे हो तो, नहीं तो याद होगा बच्चे। देखो पहला सेंटेंस था सचिन प्लेज क्रिकेट, सब्जेक्ट था सचिन, प्लेज थी वर्ब। अब मुझे एक बात बताओ, सचिन खेलने का काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा? सचिन खेलने का काम कर रहा है, सचिन खेलने का काम कर रहा है। आपका सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है तो वॉइस एक्टिव लगानी है। अगर आपका सब्जेक्ट काम को कर रहा हो तो वॉइस एक्टिव लगानी, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन। काम हो रहा है खेलने का, सब्जेक्ट बना दिया, क्रिकेट को भी प्रूव किया ना कि सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे एक बात बता दे बच्चे, क्या क्रिकेट खेलने के काम को कर सकता है? भी क्रिकेट शाम को चला जाए, क्रिकेट खुद ही खेला है, कुछ फुटबॉल खेलने का मन कर रहा हो क्रिकेट का, नहीं हो सकता ना बच्चे ऐसा। सब्जेक्ट अगर काम को कर रहा है तो वॉइस एक्टिव लगाई जाती है। अगर सब्जेक्ट काम को कर नहीं रहा बल्कि सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है तो वॉइस पैसिव लगाई जाती है। समझ में आया? ऐसे मैंने लिखा था रजत एट द केक। एट सब्जेक्ट बना दिया रजत को, क्या रजत केक को खा रहा है? खा रहा है, वॉइस एक्टिव लगनी चाहिए। अगर मैं इसी सेंटेंस को पैसिव में लिख देता, केक वॉज ईटन बाय रजत, द केक वॉज ईटन बाय रजत, द केक वॉज ईटन। पैसिव क्यों लगाया जानते हो बच्चे? सब्जेक्ट बना रहे हो केक को, केक किसी को खा सकता है क्या? केक का मूड हो, केक का मूड हो जाए, आज छोले पूरी खाने चला जाए केक, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चे। केक किसी को खा तो नहीं सकता। अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो वॉइस एक्टिव लगाई जाती है, सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वॉइस पैसिव लगाई जाती है। ये बच्चे मैंने आपको गुमराही किया है, डेफिनेशन वही है, उसी 3 वर्ड को आगे पीछे यूज कर दिया। देखो कैसे, मैंने क्या कहा था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है। पहले हम ऐसे गए, एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है, एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है। अब मैंने दूसरी बात कह दी, क्या कि अगर आपका डूअर ही सब्जेक्ट है, जो एक्शन को कर रहा है वही सब्जेक्ट है, अगर डूअर ही सब्जेक्ट है तो वो इस एक्टिव लगाना। अगर डूअर ही सब्जेक्ट है तो वो इस एक्टिव लगाना। अगर रिसीवर सब्जेक्ट है तो वो इस पैसिव लगाना। या इसी वजह से कह दूं, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, अगर सब्जेक्ट डूअर है तो वो इस एक्टिव लगाना। अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो वो इस पैसिव लगाना। 3 अक्षर है वाले, उन्हीं से खेलना है, वाइस वर्सा कैसे मर्जी यूज कर लो। अगर आपको पता है कि वॉइस ठीक है एकदम, अगर आपको पता है कि वॉइस तो पक्का जो सेंटेंस में लगी हुई है वो ठीक है, तो उसकी मदद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लो। एक्टिव वॉइस होगी तो सब्जेक्ट कौन होगा? डूअर होगा। अब अगर वॉइस का ही एरर आ गया तो वॉइस तो गलत लगी होगी, वॉइस तो गलत लगी होगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो एरर है, मुझे पता है कि ये वॉइस का एरर है, मान लो मुझे पता है कि वॉइस का एरर है, मैं जानना चाहता हूं कि वॉइस लगाऊं कौन सी। तो कैसे डिसाइड करते हैं? अगर सब्जेक्ट डूअर हुआ, सब्जेक्ट काम को करने वाला हुआ तो वॉइस एक्टिव लगाना। अगर सब्जेक्ट रिसीवर हुआ, अगर सब्जेक्ट पे काम हो रहा हुआ
सब्जेक्ट डूअर नहीं है, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट तो उस एक्शन को रिसीव करने वाला, तो वॉइस पैसिव लगाना। इतनी जानकारी जरूरी थी बच्चे, और ये एरर आपसे हो जाते। देखो जरा कैसे, एक इस सेंटेंस में ना बच्चे, कुछ बच्चों का एरर ये लगता है कि सर यहाँ पे जंप नहीं आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए, है ना। बैच में बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे जंप नहीं क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। मेरे भाई ये जो जंप होता है ना, ये ट्रैफिक लाइट के साथ आने वाली वर्ब। ट्रैफिक लाइट के लिए एक अलग से यहाँ पे वर्ब आती है जंप। इसका कतई मतलब ये नहीं है देख कि जंप का तो मतलब ये हो जाएगा, जंप का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे बाइक लेके आया जूम, ऐसे नहीं बच्चे, यहाँ पे कतई मतलब इसका ये नहीं है। अगर ये कहना हो ना, ये भी कर सकता है, कोई स्टंटमैन हो, कर दे ऐसे ट्रैफिक लाइट के ऊपर से बाइक कुदा दे, उस केस में क्या आता, उस केस में आता कि करण जम्प्ड ओवर द ट्रैफिक लाइट। समझ में आया बच्चे। यहाँ पे जंप का सिंपल मतलब है क्रॉस कर देना, जंप का सिंपल मतलब है क्रॉस कर देना। अगर आप रीड करते रहे हैं तो आपको पता नहीं लगा हुआ, ही जंप द ट्रैफिक लाइट बहुत बार यूज होता है, ठीक है। इसमें यार कुछ और है बच्चे, देखो जरा इसको, इसके साथ भी बच्चे वही करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको एक्सरे कर देते हैं पूरे को। ये वर्ब हो गई, इसमें किसी को डाउट भाई, जंप जंप जंप, तीन फॉर्म है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। अब मुझे बताओ ये एक्टिव में है कि, चलो एक्टिव पैसिव में तो देखना ही सच, एक्टिव पैसिव है, मुझे बताओ, चलो ये वर्ब हो गया, तो जंप्ड व्हाट, करण जंप्ड व्हाट, वर्ब से व्हाट या उनके रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। करण जंप्ड व्हाट, ट्रैफिक लाइट। सब्जेक्ट बोलो, वर्ब बोलो और व्हाट कुछ लगा दो आगे, करण जंप्ड व्हाट, ट्रैफिक लाइट, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात आई समझ में। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता जिसमें वर्ब ना आए, और कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। इसका मतलब इस वर्ब के लिए वर्ड एक बचा है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, करण होगा। समझ में आ गई इतनी बात। वर्ब देख ली, वर्ब से वर्ड या होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट मान लिया, और ये वाला जो वर्ड है वर्ब का सब्जेक्ट होना जरूरी है, इसे मैंने सब्जेक्ट मान लिया। एंड होता है बच्चे कंजंक्शन, एंड होता है कंजंक्शन जो दो वर्ड को ज्वाइन करे, जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग, सीता एंड गीता आर डांसिंग, यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। समझ आया बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड को ज्वाइन करे, या तो क्लॉज को ज्वाइन करे। क्लॉज आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपने इसका काम देखा हुआ है, जरा देखो कैसे। वी प्लेड वेल बट वी लॉस्ट द मैच। दो थे, वी प्लेड वेल, वी लॉस्ट द मैच, दोनों किसने जोड़ा, बट। इट वॉज नॉट वर्किंग वेल, या कह लो टेलीविजन वॉज नॉट वर्किंग वेल, सो आई सोल्ड इट। समझ आया बच्चे? तो क्लोज को ज्वाइन करना। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच दिल्ली, दो क्लोज को ज्वाइन करना। ऐसा वर्ड जो दो वर्ड को ज्वाइन कर दे या दो क्लोज को ज्वाइन कर दे, उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। इससे अगली जो वीडियो है ना बच्चे, वो पार्ट ऑफ स्पीच पे ही है। नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, कंजंक्शन क्या काम करती है, एडवर्ब क्या काम करती है। तो अब नहीं समझ में आया तो बाद में समझ में आ जाएगा। अभी खाली मान लो कि मैं कह रहा हूं तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। फाइन, फाइंड, फाइंड, ये क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। बाय क्या हो गया, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बाय, फॉर, फ्रॉम, विद, ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। ये क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। समझ आ गई इतनी बात? दोबारा से देखो बच्चे, जंप, जंप्ड, जंप्ड, तीन फॉर्म है, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, जंप व्हाट, ट्रैफिक लाइट। अब ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, करण। एंड क्या है, कंजंक्शन है। फाइंड क्या है, वर्ब है। बाय क्या है, प्रेपोजिशन है। और ये पुलिसमैन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज समझो जरा, मुझे बताओ कि ये जो वर्ब लिखी हुई ना, ये जो वर्ब लिखी हुई है, क्या करण इसका डूअर है? काम हो रहा है जंप करने का, ट्रैफिक लाइट को कह लो क्रॉस करने का, जंप करने का। क्या करण इस काम का डूअर है? क्या इसको करण ने किया? हाँ भाई, करण ने किया है, तो इसका मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर है। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट डूअर है, तो वॉइस कौन सी लगनी चाहिए, एक्टिव लगनी चाहिए। सब्जेक्ट डूअर हो तो वॉइस एक्टिव लगाते हैं, सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वॉइस पैसिव लगाते हैं।
अगर आपका सब्जेक्ट डूअर है तो वॉइस कैसी लगेगी, वॉइस लगेगी एक्टिव। ये एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव है ना बच्चे। बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं, इज जम्प्ड, वॉज जम्प्ड, हैज बीन जम्प्ड, वर जम्प्ड, विल बी जम्प्ड। बी की फॉर्म प्लस V3 भी तो चाहिए, बी की फॉर्म तो है नहीं, इसका मतलब एक्टिव है। लगनी कौन सी चाहिए थी, एक्टिव, तो ये तो सही है, हाँ कि ना। बी की फॉर्म प्लस V3 है तब होता है ना पैसिव। तो बच्चे सब्जेक्ट डूअर हो, वॉइस एक्टिव लगाना, एक्टिव ही लगी हुई है, ठीक है ना भी। हाँ, मुझे ये बताओ कि फाइंड का मतलब क्या होता है। फाइंड का मतलब होता है बच्चे जुर्माना लगाना। फाइंड का मतलब होता है जुर्माना लगाना। द पुलिसमैन फाइंड हिम, द पुलिसमैन फाइंड हिम बिकॉज ही वॉजंट कैरिंग अ हेलमेट, ठीक है। द पुलिसमैन फाइंड हिम, पुलिसमैन ने उस पर जुर्माना लगाया। फाइन का मतलब होता है जुर्माना लगाना, ठीक है बच्चे। मुझे एक बात बताओ, अब देखो इस वर्ग का ना सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, सब्जेक्ट बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होती बच्चे, अगर सब्जेक्ट वही हो। अगर मैंने नहीं लिखा है ना तो सब्जेक्ट बच्चे इसका यही है। अब इसको वो इंपैरेटिव से कंफ्यूज मत हो जाना। इंपैरेटिव होता तो ये वर्ब जो है ना, वर्ब की पहली फॉर्म में होती है फाइन में। V2 में लिखी है, इसका मतलब ये इंपैरेटिव नहीं है, वहां कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। बात इस बार भी करण की हो रही है, ये वाला जो काम है ये भी करण ने किया और ये वाला जो एक्शन है ये भी करण पे ही हो रहा है। बात जो है वो करण की हो रही है, इसलिए सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिखा गया, ठीक है। रिपीट नहीं करता मैं एक सब्जेक्ट को बार बार, अगर सब्जेक्ट सेम नहीं हो। बच्चे कहना क्या चाह रहा हूं, फाइंड का मतलब है जुर्माना लगाना। मुझे एक बात बताओ, ये जो करण है ये किसी पे जुर्माना लगाएगा कि करण पे को जुर्माना लगाएगा। कहने का मतलब करण जुर्माना लगाने के काम का डूअर होगा कि रिसीवर होगा। करण जुर्माना लगाने के काम का, ये जो काम किया जा रहा है जुर्माना लगाना, करण इसका डूअर है, यानी करण ने काम किया कि ये किसी और ने किया, ये किसी और ने किया बच्चे। पुलिसमैन साथ में लिख के दिया, इस काम का डूअर तो कौन है, पुलिसमैन है। आपका सब्जेक्ट कौन है, इस फाइंड वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन है, करण है। करण इस काम का डूअर है कि रिसीवर है, रिसीवर है। अगर बच्चे सब्जेक्ट रिसीवर हो, सब्जेक्ट अगर रिसीवर हो तो वो इस एक्टिव लगाते हैं कि पैसिव लगाते हैं, पैसिव लगनी चाहिए। तुमने कौन सी लगा रखी, फाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी की फॉर्म तो है ही नहीं, तो तुमने कौन सी लगा दी, तुमने लगा दी बच्चे एक्टिव। लगनी कौन सी चाहिए थी, पैसिव, तो इसको बनाओ पैसिव। पैसिव में कैसे बनाएंगे, यहां लिख देंगे बच्चे क्या, वॉज फाइंड। यहां पे क्या लिख देंगे, वॉज फाइंड। अब देखो पैसिव क्या होता है, बी की फॉर्म प्लस V3 होता है। पैसिव क्या होता है, बी की फॉर्म प्लस V3। ये तो समझ में आ गया कि इसको पैसिव में करना है क्योंकि जो सब्जेक्ट है ना वो रिसीवर है। अब मुझे एक बात बताओ, पैसिव तो बी की फॉर्म प्लस V3 ये सारे हो सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे इज फाइंड, एम फाइंड, आर फाइंड, वॉज तो लगाई, वर फाइंड, बीन फाइंड, ये बाकी क्यों नहीं लिखे। भी वॉज के साथ मेरी क्या रिश्तेदारी है कि मैं यहाँ पे केवल और केवल वॉज यूज कर रहा हूं। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान सा लॉजिक है। करेक्शन करने से पहले क्या लिखा हुआ था, फाइंड लिखा हुआ था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई थी, पास्ट टेंस के अंदर था। अगर बच्चे टेंस का एरर हो, अगर एरर टेंस का हो तब तो टेंस चेंज करो, लेकिन अगर टेंस का एरर ही नहीं है तो करेक्शन के बाद भी टेंस सेम रहना चाहिए। पहले अगर पास्ट में था तो अब भी पास्ट में रहेगा। कहीं अगर आपने इज फाइंड, एम फाइंड, आर फाइंड लगा दिया तो वो तो प्रेजेंट में चला जाएगा। हमें जरूरत यहाँ पे किसकी है, पास्ट की। किसकी जरूरत है, पास्ट की। तो पास्ट वाला लगाओ, पास्ट वाले दो ही है, वॉज फाइंड और वर फाइंड। दोनों में से कौन सा लगाए, करंट सिंगुलर है ना भाई, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। समझ में आया। चलो अगले वाला देख लो। थीव्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। थीव, थीव्स ऐसा लगा के प्लूरल है, नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, और वो ऑब्जेक्ट होते हैं प्रेपोजिशन के, उनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। सरेंडर्ड क्या है, वर्ब है। सरेंडर्ड क्या है, वर्ब है। कब सरेंडर किया, कल। सरेंडर को क्वालिफाई किया इसने, सरेंडर को क्वालिफाई किया इसने। ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होते हैं, एडवर्ब। अभी बच्चे सुन लो ये एडवर्ब वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो 100% समझ में आएगा। इससे अगली जो वीडियो है उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करना है। ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एंड क्या है, अभी ऊपर ही जाना हमने, एंड क्या है, कंजंक्शन है।
सेंट क्या हो गया, सेंट हो गया वर्ब, सेंड सेंड सेंट 3 फॉर्म है, वर्ब हो गया। टू हो गया एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। जेल क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चे दोबारा सुनो ये सारी बात ना, शुरू से करते हैं अपन, यहां से शुरू कर लेते हैं। सरेंडर्ड वर्ब है, सरेंडर्ड क्या है, वर्ब है, सरेंडर 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 वर्ब हो गई। अब बच्चे ये थीव थीव जैसे लगा के प्लूरल होता है, नाउन है, नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के ही काम करते हैं। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। वर्ब से वर्ड का रिप्लाई थोड़ी है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। यस्टरडे क्या है, इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। टुमारो, यस्टरडे, अगो, ये सारे एडवर्ब होते हैं बच्चे। एंड क्या है, कंजंक्शन है। सेंट क्या है, वर्ब है, सेंड सेंड सेंड। टू क्या है, प्रेपोजिशन है। जेल क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो बच्चे क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताओ। पहली वर्ब है इसके अंदर सरेंडर्ड, पहली क्या वर्ब है, सरेंडर्ड। आपने सब्जेक्ट बना दिया थीव्स को, फिर वही बात बच्चे, सेंट का अगर नहीं लिखा है ना सब्जेक्ट, तो सेंट का भी सब्जेक्ट कौन है, थीव्स है। सेंट अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा है, इंपैरेटिव से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये इंपैरेटिव होता तो सेंड लिखा होता, सेंड दीज फाइल्स, सेंड द मैसेज, सेंड द वर्ड टू माई होम। समझ आया बच्चे, अगर ये इंपैरेटिव होता तो सेंड होता पहला वर्ड, ये इंपैरेटिव नहीं है। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो यही है, क्योंकि बात इसी की हो रही है तो दोबारा नहीं लिखा, ठीक है जी। दोबारा लिख दोगे तो बच्चे ग्रामर के हिसाब से एरर नहीं, वो कन्वेंशनल एरर हो जाएगा। मैं कहूं द थीव्स ऑफ चंबल सरेंडर्ड यस्टरडे एंड थीव्स वर सेंट टू जेल, थीव्स दोबारा लिख दो तो कोई गलत नहीं है बच्चे, या दे लिख दो इसकी जगह। लेकिन जब आपको पता है कि बात थीव्स की हो रही है, सब्जेक्ट जो है थीव्स है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात है यहाँ पे। चलो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चे, पहली वर्ब है सरेंडर्ड। मुझे बताओ थीव्स जो है वो इस काम के डूअर है कि नहीं, सरेंडर करने का जो काम है थीव्स उसके डूअर है कि नहीं, थीव्स ने वो काम किया कि नहीं, थीव्स ही करेंगे ना बच्चे सरेंडर तो, है ना। अगर पकड़ा होता, कॉट वर्ब लगी होती पकड़ना, तो पुलिस वुलिस ने पकड़ा होता, खुद तो जानबूझ के थोड़ी। अगर खुद जानबूझ के जा रहे हैं, सरेंडर का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, है ना। वहां पे जाके खुद कहना लो जी हम जेल में होने अरेस्ट आ गए, सरेंडर। सरेंडर करने के काम के तो थीव्स ही डूअर है। अगर आपने जो सब्जेक्ट बनाया वो डूअर हो तो वॉइस कौन सी लगाते हैं, एक्टिव लगाते हैं। अगर आपने जो सब्जेक्ट बनाया वो डूअर हो, वॉइस कौन सी लगाते हैं, एक्टिव। लगी कौन सी हुई, एक्टिव ही लगी हुई है। अगर इससे पहले इज सरेंडर्ड, आर सरेंडर्ड, वॉज सरेंडर्ड, वर सरेंडर्ड कुछ होता तब होता पैसिव, तो एक्टिव की जरूरत थी, एक्टिव ही लगी है। लेकिन यहां देखो जरा, सेंड, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना। सेंड दिस फाइल्स, इन फाइल को भेजो। सेंड द बॉय, उस लड़के को भेजो, हाँ कि ना। सेंड का मतलब होता है भेजना। मुझे बताओ ये जो सेंड करने का काम है, थीव्स इसके डूअर है कि रिसीवर है। थीव्स किसी को जेल सेंड करेंगे कि थीव्स को कोई जेल सेंड करेगा, थीव्स को कोई जेल सेंड करेगा। थीव्स इस काम के डूअर नहीं, रिसीवर होंगे। डूअर तो बच्चे पुलिस होगी ना, पुलिस होगी, कोई कोर्ट होगा, हाँ कि ना। बच्चे काम हो रहा है जेल भेजने का, सेंडिंग टू द जेल, काम हो रहा है जेल भेजने का, सेंट टू जेल। अब सेंड करने के काम के थीव्स डूअर है कि रिसीवर है, भाई ये इस काम के रिसीवर है। अगर सब्जेक्ट रिसीवर हो तो वो इस एक्टिव लगती है कि पैसिव लगती है, वो इस लगती है पैसिव, तो इसको करो पैसिव। पैसिव में कैसे होगा, वर सेंट लगा, वर सेंट लगा। अब फिर वही बात, वर के साथ मेरी क्या रिश्तेदारी है कि वर ही लगाया। इज एम आर क्यों नहीं लगाए, प्रेजेंट में चला जाता। वॉज वर से पास्ट में रहेगा, पहले पास्ट में था, पास्ट में ही रखना है। अब बताओ वर क्यों लगाया, वॉज क्यों नहीं लगाया। प्लूरल, अगर थीफ होता सिंगुलर तो वॉज आता, थीव्स प्लूरल तो वर आया। समझ में आया। एक बार इस कंसेप्ट को बच्चे दोबारा बता देता हूं। चलो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपल सा बच्चे इसके बेस से सारे के सारे एक्टिव पैसिव, कहां एक्टिव लगता है कहां पैसिव लगता है। भाई जिसको सब्जेक्ट बना रहे हो, जिसको सब्जेक्ट बना रहे हो, अगर उस एक्शन का डूअर हो, कहने का हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद जो वर्ब लिखी हुई ना, अगर सब्जेक्ट उस काम को कर रहा हो तो वो एक्टिव लगाई जाती है। अगर सब्जेक्ट उस काम को नहीं कर रहा, कर कोई और रहा है, सब्जेक्ट तो उस काम को रिसीव कर रहा है, तो वॉइस पैसिव लगाई जाती है। अगर सब्जेक्ट डूअर, वॉइस एक्टिव। अगर सब्जेक्ट रिसीवर, वॉइस पैसिव। सब्जेक्ट डूअर, वॉइस एक्टिव। सब्जेक्ट रिसीवर, वॉइस पैसिव।
समझ में आ गई इतनी बात। अब बच्चे सीधा क्या देखना होता है, इतना विराम कहानी करने की जरूरत नहीं है। ये वर्ब सब्जेक्ट ये है, ये इस काम को कर रहा है, एक्टिव में आनी चाहिए, एक्टिव में ही। ये वर्ब सब्जेक्ट इस काम का रिसीवर है, इस काम को करने वाला है, करने वाला तो पुलिसमैन लिखा हुआ है कि ना। अब ये करण किसी को फाइन थोड़ी कर सकता है, करण पे तो फाइन लगाया जाएगा, करने वाला तो कोई और है। सब्जेक्ट रिसीवर है तो वॉइस पैसिव आनी चाहिए, सब्जेक्ट डूअर है तो वॉइस एक्टिव आनी चाहिए। सरेंडर करने के काम के डूअर है, एक्टिव में आएगी। सेंड करने के काम का रिसीवर है, थीव्स किसी को थोड़ी सेंड करेंगे, थीव्स को सेंड किया जाएगा, करेगा कोई और। सब्जेक्ट डूअर वॉइस एक्टिव, सब्जेक्ट रिसीवर वॉइस पैसिव। समझ में आया भाई? चलो अब बच्चे इस वीडियो में जितना तुम्हें सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूं। आगे की जो सीखने सिखाने की बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में होंगी, ठीक है। अभी के लिए 5 मिनट और लूंगा मैं तुम्हारे। मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। जैसे होता क्या ना बच्चे, अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होता, अकेले पढ़ाने से कुछ हो नहीं पाएगा। होगा क्या, अभी जैसे कोर्स शुरू होता है ना, जैसे जनरली मैंने बैचेस में ये देखा, होता क्या, मान लो कोर्स शुरू हुआ, लेट से तुम्हारे बैच में 200 बच्चे हैं, ठीक है। पहले दिन 200 आए, फिर क्या होगा, धीरे धीरे शुरू में स्ट्रेंथ पूरी फिक्स रहती है, 200 ही आ रहे हैं। पहले 15-20 दिन तक 200 के 200 आते हैं, उसके बाद ना कुछ बच्चे आना कम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर करा, हर क्लास में यही माहौल होता है। मैथ्स हो, बड़े से बड़ा टीचर हो, कोई भी, हमेशा बच्चे गिरने शुरू हो जाते हैं। होता क्या, बच्चे गांव से आए शुरू में पढ़ने मन था, डेडिकेशन था, फिर घर वालों ने पैसे लगा रखे, फिर क्या होने लग जाता है, फिर उनका मन उठने लग जाता है। कुछ तो कई बार होता है क्लास में समझ में नहीं आ रहा, अपना लेवल है नहीं उतना, या फिर कई बार क्या होता है फ्री वाईफाई मिल गया, पीजी के अंदर वाईफाई चला रहे हैं, शाम को भाई अब तो चाय पीने का मन हो गया। रूटीन पता है बच्चे ऐसे बच्चों को क्या होता है, सुबह उठना, क्लास जाना, क्लास से आ गए, अब थक गए जी, अब हम सोएंगे, दोपहर को सो गए, उसके बाद उठे, शाम हो गई, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, अभी पहले ना चाय वाय पी आते हैं, तो उसके भूख सी लग गई थोड़ी सी, फिर चाय पी ली, शाम को आया, यार अभी आधे घंटे में तो खाना आने वाला, मैं बैठूंगा ना यार, तो कॉन्टिन्यूसली बैठूंगा, ऐसे मेरी कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी, ऐसे मेरे से पढ़ाई होती नहीं है। लंच का, डिनर का वेट कर लिया, खाना खा लिया दाब के, उसके बाद यार अभी तो जस्ट खाना खाया ही है, थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, व्हाट्सएप चला लेता हूँ, यूट्यूब चला लेता हूँ, फेसबुक चला लेता हूँ, ये सब चला लिया। करते 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 बजा दी उसने 11-12, रात को फिर फोन आ गया, जानू सोना मोना किया थोड़ी देर, और फिर सो गए। यही रूटीन चलता रहेगा। बच्चे नहीं हो पाएगा ऐसे तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा, नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। ये आसान होता है इंस्टीट्यूट्स के लिए ना, बड़े बड़े बोर्ड लगाना, 5 महीने की तैयारी में पाए सरकारी नौकरी। सच बता रहा हूँ बालक, मैंने नौकरी ली है, मुझे पता है कैसे लगती है, वो ऐसे तो लगती नहीं है कथा भी, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे मेरे से अगर पूछे ना नौकरी कैसे लगती है, बच्चे पूछते हैं कैसे तैयारी करें, ये मेरे से अगर पूछे तो मैं कहूंगा सिर्फ एक ही फंडा है, एक ही रामबाण है नौकरी लगने का, क्या, थोड़े से खुददार बन जाओ, खुददार बन जाओ। खुददार बनने का मतलब बच्चे समझते हो कि एक इंसिडेंट बताता हूँ बच्चे तुम्हें। प्री फाइनल की बात थी, 23 नवंबर टू बी वेरी स्पेसिफिक, 23 नवंबर की बात है। हुआ क्या, मैंने फोन किया घर पे। जनरली मैं जब कॉलेज में था तो बहुत कम बात करता था, अभी अच्छी बात हो जाती है घर पे, पहले बहुत कम बात करता था। तो मैंने फोन किया 10-15 दिन के बाद, मैंने फोन किया, मैंने इधर से बोला हेलो, उधर से पापा ने फोन उठाया, पापा पता क्या करें, क्या बात, पैसे खत्म हो गए क्या। उन्होंने वो बात पता मजाक में बोली थी, ऐसे पापा की बहुत इज्जत करता हूँ बच्चे में, जिंदगी में ना उनसे ज्यादा इज्जत किसी की करी और ना ही कभी कर पाऊंगा, सबसे ज्यादा इज्जत उन्हीं की करता हूँ। बहुत किया वालक उन्होंने मेरे लिए, पहले मतलब जॉब के साथ खेती करी, अच्छी प्रॉपर्टी बना दी, घुटने बिल्कुल खत्म हो गए उनके खेत का काम कर करके। उन्होंने बात मजाक में बोली थी, लेकिन सीधी यहाँ लगी, अपने यहाँ लगी। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी ना, 1 रुपया नहीं लूंगा। ये पढ़ाने का काम भी इसी खुददारी में शुरू हुआ, अभी साइड बाय साइड कोचिंग ले रहे हैं तो भी पढ़ा रहे हैं, वो जिक्र किसी और दिन करेंगे। अभी के लिए बच्चे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार ये फील करके देखो, ये फील करके देखो कि ये जो कपड़े पहने पापा के, घड़ी पहनी पापा के पैसे से, जूते पहने पापा के पैसे से, तुम खुद पापा के बनाए हुए, सब कुछ पापा से सारी जिंदगी ऐसे ही करवाते रहोगे क्या। पापा शर्ट दे दो, पापा पैसे दे दो, घड़ी लूंगा, पापा फोन लूंगा, सारा ऐसे करते रहोगे। नहीं भाई, कभी ऐसे तो करो, ऐसे करना, ऐसे अपनी तरफ से। उस दिन जो फील आएगी ना वो अलग होगी बच्चे, वो बहुत अलग होगी। अब एक काम करना, नाइकी के नए जूते खरीदो,
ठीक है, पापा के पैसे से। उसको पहन के ना तुम खुश रह सकते हो 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। उसके बाद उन जूतों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाए ना, पहली तनख्वाह से घर वालों के लिए क्या लेके जाना, पापा के लिए एक बढ़िया सा रेमंड का सूट लेके जाना, कम से कम 5,000 रुपए का। मम्मी के लिए एक सूट लेके जाना। वो देकर जब उनकी आंखों में जो चमक होगी ना बालक, वो देख के एक बार देखना कैसी खुशी होती है। शब्दों में बयान नहीं होगी बालक, वो मेरे कहने से मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो फील ही करी जाती है, वो चीज मैंने कर रखी है। उसको फील करना बच्चे, फिर देखना तुम कितने दिन खुश रहते हो। मैं मैक्सिमम बैचेस में यही बात बताता हूँ, और हर बार ना ये हाथ के रोए खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों बच्चे? मैंने वो फील ले रखी है। वो फील जब आ गई ना आपको, जिंदगी भर नहीं खुशी जाएगी, जिंदगी भर खुशी नहीं जाएगी। सुना होगा ना मोदी का 56 इंच का सीना होता है। वो एक बार कभी अपने पापा को ना बताते हुए देखना औरों को, जहां पे तुम नहीं खड़े हो, मान लो तुम छत पे खड़े हो, पापा नीचे खड़े हैं, एक बार उनको बोलते हुए सुनना कि मेरा लड़का इनकम टैक्स में लगा हुआ है, मेरा लड़का एक्साइज में लगा हुआ है, मेरा लड़का पीओ लगा हुआ है। उनका जो सीन है ना बालक, 76 का फील नहीं हो ना, तो मुझे बताना बच्चे है क्या। सिंपल सिंपल एक चीज सोच लो कि ये मेरे माँ बाप का पैसा है, थोड़े से खुददार हो जाओ। अब ये नहीं मैंने कह दिया तो आज से मैं खुददार हो गया, सर ने कहा आज से खुददार हो गया, ना भाई। मन से फील आए ना, उस दिन खुद को खुददार मानना, वो डेट नोट कर देना, उसमें 1 साल ऐड कर देना, सिलेक्शन होगा 100% तुम्हारे पास। वो फील अलग होती है बच्चे। अपने पैसे से लाए जूते, अपने पैसे से खरीदा मोटरसाइकिल, उस पर जब बैठोगे ना, बुलेट की जो दुख दुख है ना, वो अलग ही फील आएगी उसकी। अपने पैसे से किया गया जो काम है ना, उसकी फील अलग होगी। लेकिन वो फील लेने के लिए ना, हलवा नहीं बालक, हलवा नहीं। 32 लाख बच्चे पेपर देते हैं, सिलेक्शन 10,000 का होना है सिर्फ। समझ पा रहे हो? 300 पे 1 का रेशो भी नहीं है कायदे से। तो इसका मतलब बच्चे आसान नहीं रहता होगा, बहुत मुश्किल रहता होगा। फाइट है बालक सिर्फ और सिर्फ 2 लाख में, मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। वो 2 लाख तुमसे प्लस वाले होंगे या तुमसे बराबर वाले होंगे, ठीक है, और हो सकता तुमसे नीचे वाले भी हों। लेकिन वो मेहनत अगर तुमसे ज्यादा कर गए तो पीछे रह जाओगे। अगर आए हो कहीं से, गांव से आए हो, कहीं से भी आए हो, जयपुर कोचिंग ले रहे हो, मुखर्जी नगर कोचिंग ले रहे हो, कुछ भी करना, एक काम मत करना, माँ बाप का पैसा खराब मत करना, ठीक है। जो काम करना है वो काम करो, जम के करो, जम के पढ़ो। समझ में आया भाई? जम के पढ़ो। उसके बाद की जो खुशी होगी ना, वो नहीं, वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन हो सकती। चलो, इसी के साथ मैं बच्चे जस्टिस करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको ये वीडियोस के थ्रू काफी कुछ सिखा पाऊं। अपने काम के साथ जस्टिस करूंगा। आप भी इन वीडियोस को अच्छे से कान में ईयरफोन लगा के सुने। नेक्स्ट वीडियो तभी देखें जब ये वीडियो देख चुके हो। और अगर आपको कुछ समझ में आया है तो वो जैसे बोलते हैं ना, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक कमेंट तो रहने देना भाई, ना लाइक की जरूरत है ना कमेंट की जरूरत है। बस अच्छा लगे तो शेयर कर देना, बाकियों को दिखा देना, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। एक प्रॉमिस मेरा है। टीचर्स क्या करते हैं, पहली 5-7 वीडियो डाली फ्री वाली, फिर डाल दी पेड वाली। पेड ना आई है ना आएगी, पेड वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा। बस डिपेंड करेगा कितनी वीडियो बनाऊंगा इस बात पे कि कितनी ये शेयर होती है। मैक्सिमम जितने इसके व्यूज होंगे, जितनी ये शेयर होगी, उतना ही ज्यादा वीडियो बनाता जाऊंगा आगे से आगे। अपने को कुछ नहीं चाहिए वाले, अपने को चाहिए डेडिकेटेड बच्चे। मुझे दिखना चाहिए कि रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तुमने देखा होगा पूरी वीडियो में पसीना पोंछ रहा था मैं। जब जिस काम में आपका मन लगता है ना, पैशन होता है, गर्मी सर्दी दिखाई नहीं देती है। और यही पैशन आप में चाहिए। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं जिंदगी में, तो पैशन चाहिए। बिना पैशन के कुछ हो नहीं पाएगा। चलो, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।